आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बहुत माना हठी था, तेज था, तर्रार था नेहरू। सर थम था ते जब तक कि उड़कर पार था नेहरू। हमारी शिथिलता जड़ता कुढ़ाती थी उसे अक्सर। करे क्या, पांव में बिजली बंधी लाचार था नेहरू। हमारी जय पराजय भावना का द्वार था नेहरू। सफलता या विफलता पूर्ण एकाकार था नेहरू। बहुत थे पूज्य गौतम और गांधी, पर बहुत ऊंचे मनुज हमसा हमी में सा हमारा प्यार था नेहरू। कविता अच्छी लगी तो थपथपा दीजिए, थोड़ा सा टेबल को ऐसे मार दीजिए, हाथ खाली हो तो ताली बजा दीजिए। मजा आया। ये कविता है राजस्थान के कवि गुलाब खंडेलवाल जी की और लिखी थी उन्होंने नेहरू जी के निधन पर। लेकिन जितने नेहरू के प्रशंसक हुए उतने ही आलोचक भी। 67 साल हो गए नेहरू को इस दुनिया से गए, लेकिन उनके चाहने वालों और उनसे नफरत करने वालों की जंग जारी है, सोशल मीडिया पर भी और सियासत में भी। अब लॉजिकल डिबेट तो अपनी जगह है, मगर नेहरू को लेकर जैसी अफवाहें, झूठ, परसेप्शन क्रिएट किए गए वो हैरान करता है। हैरान इसलिए क्योंकि नेहरू ने अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा पब्लिकली गुजारा, फिर भी उन पर सवालों का कुहासा भारी है। आज पढ़ाकू नितिन में हम बात करने वाले हैं पीयूष बबेले से। 2 दशकों से जर्नलिज्म कर रहे पीयूष अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 3 साल पहले उन्होंने नेहरू पर उठे कई सवालों का जवाब तलाशा और एक किताब लिखी। नाम था नेहरू, मिथक और सत्य। संवाद प्रकाशन से आई थी। आज पढ़ाकू नितिन में पीयूष से जानेंगे, क्या नेहरू के पुरखे मुसलमान थे? क्या नेहरू विलासिता भरा जीवन जीते थे? वो वंशवाद की राजनीति के रिप्रेजेंटेटिव थे क्या? और क्या उनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे? क्या उन्होंने ये भी कहा था कि वो दुर्भाग्य से हिंदू हैं? और क्या नेहरू कश्मीर और तिब्बत विवाद के दोषी हैं? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा खुद भी नहीं। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं। बस मैं एकदम सही हूँ सर। और आज मैंने सोचा बहुत सारे सवाल हैं तो आपको घेरा जाए। आपने तो किताब लिखी है, ऐसे सभी सवालों से आपने खूब गुत्थम गुत्था की है और आपकी किताब तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन कई सवाल हैं सर जो उसमें नहीं है और मतलब पूछते रहते हैं लोग अक्सर। तो मुझे लगा आपसे बेहतर कौन होगा, आज आपको आमंत्रित किया जाए। चलिए हम नेहरू जी की वकालत करने की कोशिश करते हैं, इतने बड़े बैरिस्टर की। तो शुरू से शुरू करते हैं सर। एक तो ये कि देखिए, फैलाया गया हमेशा ये कि नेहरू के पुरखे मुसलमान थे। मतलब आजकल तो बहुत सुनता हूं मैं। इनफैक्ट आप हैरान होंगे जानकर कि पिछले दिनों मैं एक छोटा सा किसी का इंटरव्यू ले रहा था और वो जर्नलिज्म का छात्र था और उसने मुझे कहा कि मुझे ना शोध करना बड़ा पसंद है। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, क्या करते हो शोध आजकल? बोला ऐतिहासिक शोध करता हूँ, इतिहास की किताबों में नई नई चीजें ढूंढता हूँ। मैंने कहा तुमने क्या नया ढूंढा हाल फिलहाल? तो कहता है कि मालूम है सर आपको कि नेहरू के जो वंशज थे वो मुसलमान थे। उनके दादा का जो असली नाम था वो गयासुद्दीन गाजी था और वो घाटी में यानी कश्मीर में मुगलों के सूबेदार थे। मैं जानता हूं कि इसमें आधा सच है आधा झूठ है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट भी चलते हैं, बहुत सारे लोग इसे हकीकत भी मानते हैं। आपने जब इस सवाल के साथ मुठभेड़ की तो आपने क्या पाया? असल में मैंने ये सवाल और कुछ सवाल अभी आप आगे और भी पूछेंगे, मुझे आशा है, ये सिर्फ नेहरू जी के लिखने से ही पैदा हुए हैं। इस रूप में पैदा हुए हैं कि जैसे नेहरू जी ने किसी घटना का वर्णन किया कि मेरे ये दादा हैं या ये मेरे पिताजी हैं, ये दिल्ली के कोतवाल थे और उन्होंने जो पोशाक पहन रखी है वो मुसलमानी पोशाक लगती है क्योंकि वो मुगलों के यहाँ नौकरी कर रहे थे, तो इससे ऐसा भ्रम होता है जैसे वो मुसलमान हो, लेकिन हम लोग कौल ब्राह्मण हैं और नेहरू तो हमारा सरनेम बाद में पड़ा, हम नहर के पास आके रहने लगे तो नेहरू हो गए। तो जो शोध परक जो अभी नए शोध ही बताया आपने, इनने उसमें से नेहरू जी का पकड़ लिया कि अच्छा नेहरू जी वहां तक जा रहे हैं, पोशाक इसमें है ही, बस अब ये हटा दो कि ब्राह्मण है और उन्हें मुसलमान कर दो। और भी बहुत सी चीजें जिन्हें उन्होंने 100 साल पहले स्पष्ट किया, तो वहीं से तथ्यों में जाके थोड़ी सी हेरफेर करके ये खेल कर देते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए नेहरू मुसलमान ही हो, ईसाई हो, पारसी हो, सिख हो, बौद्ध हो,
तो क्या उनके किए पे फर्क पड़ जाएगा? इसका मतलब है कि ये जो आदमी सवाल उठा रहा है कि नेहरू मुसलमान थे, उसके मन में मुसलमानों के प्रति घृणा है। और जिसके प्रति भी, चाहे मुसलमानों के प्रति हो, चाहे हिंदुओं के प्रति हो, चाहे सिखों के प्रति हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय के प्रति घृणा है, वो आदमी भारत के संविधान को नहीं मानता, वो भारतीयता को नहीं मानता, वो एक पुराने जमाने की सोच का, एक पिछड़ी हुई दकियानूसी सोच का इंसान है। तो ये सवाल की जो गंगोत्री है, हमें उस पर देखना चाहिए। ये सवाल उठा ही क्यों? मान लीजिए वो होते ही मुसलमान तो क्या बिगड़ जाता? भारत की आजादी में अगर आप देखें तो क्या दूसरे धर्म के लोगों का कोई योगदान कम है क्या? दादा भाई नौरोजी के योगदान को आप कम करके आंक सकते हैं क्या? या लाला लाजपत राय कोई काम कर रहे हैं, या किसी मुसलमान ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो क्या वो मुसलमान है तो उसका बलिदान कमतर हो जाएगा? तो सिर्फ धर्म के नाम पे जो किसी को आंकना चाहते हैं बजाय उसके काम की, उन लोगों की नीयत के बारे में हमें सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हुई, लेकिन असल में उनके पुरखे कहाँ से आए थे? क्यों नेहरू नाम पड़ा? और क्या वाकई वो मुगलों की नौकरी करते थे? हाँ, क्योंकि आप देखेंगे 1857 का जो गदर होता है, उसके और जब ब्रिटिश, ये मुगलों का एम्पायर का पतन हो गया, फिर ब्रिटिश राज आ गया, तो अलग अलग जगह भारत में कहीं बचे खुचे मुगल बचे हुए थे, कहीं नवाबों का राज था, कहीं राजाओं का था। तो उस रूप में वो नौकरी करते थे। और वहां से कश्मीर से, नेहरू ने खुद लिखा कि 10 पीढ़ी पहले उन्होंने लिखा कि हमारे पुरखे कश्मीर से शिफ्ट होके इलाहाबाद आ गए थे, और इलाहाबाद में कहीं कोई नहर थी, उसके पास ये लोग रहे, तो वो नेहरू नेहरू कहलाने लगे। ये नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जबकि मूल रूप से ये कौल है। और कौल एक तरह से हुआ कि जो शैव परंपरा है हिंदू धर्म की, जैसे उत्तर भारत में और गुजरात में वैष्णव, जैसे महात्मा गांधी वैष्णव संप्रदाय से आएंगे हिंदुओं के, तो जवाहरलाल नेहरू शैव संप्रदाय से आते हैं। और कश्मीर तो आप गौर से देखेंगे तो शैव धर्म का, माने हिंदू धर्म के शैव सेक्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है, केंद्र रहा है। बिल्कुल। कौल शब्द भी अपने आप में कौल आएगा, कौल सिद्ध अवधूत पाद, ये सब शैव वोकैबुलरी है जिसमें से ये आता है। बल्कि मैं एक बात और जोड़ दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू जी मुसलमान थे, असल में बात ठीक इसकी उल्टी है। जो शेख अब्दुल्ला की फैमिली है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये लोग ब्राह्मण थे और कन्वर्ट होकर मुसलमान बने। तो नेहरू मुसलमान नहीं थे, बल्कि जो आज के मुसलमान हैं ये हिंदू थे। और ये बात शेख अब्दुल्ला ने खुद भी लिखी है कि, और ये लोग भी कौल ही थे। तो अब इस कहानी को तुम, मेरा ख्याल है उनकी अपनी जो ऑटोबायोग्राफी आतिश चिनार, शायद उसमें लिखा हो। तो इस कहानी को उल्टा माने होना ये जानना चाहिए तो ये कि भाई ये जो आज के मुसलमान है ये हिंदू थे, तो उसको उल्टा, जिन लोगों के हित में जो चीज आती है उन्होंने उसको उल्टा किया कि आज के हिंदू कल के मुसलमान थे। ये एक बहुत ही शरारतपूर्ण काम। और मैंने पढ़ा कि दिल्ली में, जी, और मैंने पढ़ा कि दिल्ली में कोतवाल का काम किया था वाकई। जी बिल्कुल किया है। उनके दादाजी या दादाजी उनके वहां के कोतवाल थे। ओके, तो हाँ, मतलब आधा सच आधा झूठ शायद रहा होगा। और आधा सच भाई, किसी का कोई किसी पेशे में होना तो सच है, लेकिन किसी का दूसरे धर्म में जाना झूठ है। तो जानबूझ के एक ऐसी, ये जो पूरा जो भारतीय दक्षिण पंथ कह लें या फासिस्ट मूवमेंट है भारतीय, ये इस तरह का झूठ गढ़ने का और कैरेक्टर असैसिनेशन के ये मास्टर्स हैं। तो इनके पास वो तरीके रहते, जैसे मेरी और आपकी बात हो रही है, तो कोई कहेगा इस समय इतने बजे इन दोनों लोगों की बात हुई थी, इन लोगों की पहले तय हो गया था कि इतने समय बोलेंगे, बाकी सारे फैक्ट सही लगाएंगे, फिर अंत में कहेंगे कि इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि देश के खिलाफ ये काम करना है। वो नहीं हुआ होगा इस बातचीत में। लेकिन सुनने वाले को लगेगा कि यार डेट सही है, टाइम सही है, इनकी बात हुई भी थी, फिर उसका प्रसारण भी हुआ था, तो बाकी सारी चीजें सही रखेंगे और उसमें मेन जो कोर में ऐसा झूठ बिठा देंगे कि सारी बात उल्टी हो जाए। ओके, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ सच होगा, कुछ झूठ होगा। तो मुझे अगला सवाल ये पूछना है, बताइएगा सच है कि थोड़ा टोक रहा हूँ आपको कि मैं भी कोई ऐसा, मैं तो फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ और पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने इतिहास तो पढ़ा नहीं। और इतिहास के बारे में मैं बर्नार्ड शॉ के कथन को बड़ा सही मानता हूँ कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो लेकिन मुझे इन सवालों से मुझे लगा, इतने सारे सवाल मेरे सामने आते रहते थे यार मुझे, और सवाल मन में ये उठता था कि नेहरू अगर इतना बुरा आदमी था तो इतना लोग पॉपुलर कैसे हुआ, सारे चुनाव कैसे जीतता रहा, महात्मा गांधी जैसे मसीहा ने उसे अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना। और उस समय किताबें पढ़िए तो पता चलता है कि पॉपुलैरिटी में कोई सानी नहीं था उस आदमी का। तो ये इतना बड़ा पैराडॉक्स इतिहास में कैसे हुआ होगा?
तब मैंने ये सारी चीजें देखी एक के बाद एक, तो उसमें सबका सब झूठ है, जितने प्रोपेगेंडा है, कुछ कुछ सच होने की मुझे नहीं, उम्मीद थी। क्या ये भी झूठ है कि नेहरू परिवार बहुत अमीर था, मोतीलाल जी की वकालत इतनी गजब चल रही थी कि जब नेहरू विदेश में पढ़ने पहुंचे तो उनके कॉलेज के हर गेट पर एक कार लग जाती थी ताकि वो किसी भी दरवाजे से निकलें तो कार उपलब्ध हो। ये भी खूब चलता है। अच्छा, इसमें मैं दो बातें कहूँ। पहले तो आपने कहा कि वो अमीर थे। हम्म उस जमाने में वकील आज भी बहुत अमीर होते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जो वकील अभी हैं अपने यहाँ के, उनकी भी एक एक 10 मिनट की हियरिंग की 10 लाख 20 लाख रुपए तक फीस लेते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति से भी कई गुना ज्यादा है। अगर आप तुलना में जाए तो भारत के राष्ट्रपति को महीने में 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए सैलरी मिलती होगी, ठीक बात। लेकिन एक हियरिंग की 5 से 10 मिनट की वहां खड़ा होता है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, तो 10-20 लाख रुपए लेता है। ये आज भी वकीलों की फीस है, एक बात। दूसरी, उस जमाने के जो जो वकील थे, जब मोतीलाल नेहरू तो ये भारत में भी करते थे और लंदन में भी वकालत करते थे, तो भारी संपन्न आदमी थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि जितना उत्तर प्रदेश का उस समय का पूरा रेवेन्यू था गवर्नमेंट का, उसका 3 गुना उनके पास आमदनी होती थी। लेकिन जो स्थिति इनकी संपन्न वो उस वकालत के कारण थी, वैसे ही देशबंधु चित्तरंजन दास भी बादशाहों की तरह अमीर थे बंगाल में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले वकील थे। हाँ, लोगों का परसेप्शन है कि वो कोई देहाती किसान थे, ऐसा है नहीं, वो भी बाहर से पढ़कर आए हुए थे और काफी अच्छी अंग्रेजी जानने वाले बड़े वकील। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के सबसे बड़े वकील थे। तो महात्मा गांधी ने इन सारे बड़े वकीलों को आजादी के मूवमेंट से जोड़ा, और अकेले वकीलों को नहीं जोड़ा, इन सब की संपत्तियां इन सबने दान की भारत के आजादी के आंदोलन के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के लिए। उसमें मोतीलाल नेहरू ने तो अपने दोनों मकान, आनंद भवन और स्वराज भवन, दोनों कांग्रेस को दिए। और मैं जोड़ दूं कि जेल जब जाने की स्थिति आई तो उन्होंने सारे नौकरों की छुट्टी कर दी, घर का फर्नीचर हटवा दिया और दरी पे लेटने लगे कि मुझे अब जेल जाना है। तो ये जो परंपरा है, ये हम भगवान राम के बारे में भी कह सकते हैं कि बहुत विलासिता में, भाई राजा दशरथ के बेटे। लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में भी कह सकते हैं, वो भी राजा के बेटे। महावीर के बारे में भी कह सकते हैं, वो भी राजा के बेटे। लेकिन इनने क्या किया? इन्होंने अपने राजपाट, सुख, वैभव, ऐश्वर्य का त्याग किया। और यही काम मोतीलाल नेहरू कर रहे हैं, यही काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं, यही काम सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं, यही काम देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे हैं। तो इन बातों को समझना चाहिए कि हाँ, पैसा था लेकिन उन्होंने देश को दे दिया। तो कार वाली बात तो बताइए, क्या था? कार वाली बात तो बिल्कुल, ये बिल्कुल गल्प की तरह लगती है। जितना मैंने नेहरू को पढ़ा है और उनके बारे में अन्य लोगों को पढ़ा है, तो नेहरू तो वहां पे लाला लाजपत राय और दूसरे क्रांतिकारियों के भाषण सुना करते थे। ऐसी कारों की कोई मारामारी नहीं उनके जीवन में आ गई थी। तो ये तो एक, इसको बल्कि अगर मैं कहूं तो नेहरू जी ने खुद एक जगह लिखा बड़ा अच्छा, और उनने उस पे लिखा, वो जो उनके बारे में एक और दूसरा किस्सा चलता है कि उनके कपड़े पेरिस में धुलते थे। बस यही पूछने वाला था मैं। हमारे एक लिसनर है रोशन नारायण, उन्होंने सवाल भेजा है कि ये पेरिस से कपड़े धुलकर आने की जो कहानी है, उस पर तो शायद नेहरू ने खुद भी एक बार सफाई दी थी। नेहरू ने अपनी अन्य जगह जहां दी हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी आत्मकथा जो माई स्टोरी है, मेरी कहानी, नेहरू जी ने उसमें लिखा, और बड़ी खूबसूरती से लिखा नेहरू जी ने। नेहरू जी ने ये लिखा कि अक्सर मेरे बारे में ये कहा जाता है कि मेरे कपड़े पेरिस से धुल के आते हैं। तो अव्वल तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी भी पैदा हो गई है, ऐसा कौन सा संसाधन है कि कोई आदमी यहाँ से भेजे कपड़ा और वहां से धुल के वापस आ जाए पेरिस से। ये तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। दूसरी बात कि हम जिस समय में अभी रह रहे हैं, देश में इतनी गरीबी है, लोग इस कदर परेशान हैं, ऐसे में कोई आदमी इस तरह की बात सोचे भी कि वो कपड़े अपने पेरिस में धुलवाएगा, तो ये तो बहुत ही अय्याशी और घटिया बात है। और लेकिन उन्होंने कहा कि ये कहानी बनाने के पीछे लोगों की नीयत खराब नहीं है। अच्छा। लोगों के दिमाग में बैठा है कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मेरा पिता बहुत अमीर है, और इलाहाबाद में जब वो आनंद भवन में आके देखते हैं तो उन्हें, और अब मैं इस सारे आंदोलन में आ गया हूँ, किसानों के बीच घूमता हूँ, तो लोग एक मेरी छवि और ज्यादा बनाने के लिए कि देखो कितने बड़े आदमी का लड़का आज हमारे साथ आम आदमी के बीच में आ गया है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो मेरा महिमा मंडन करने के लिए कहानी लिखी गई है। ये नेहरू, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। कोई एक बार कह रहा था कि भाई वैसे भी पेरिस से कपड़े धुलवाकर लाने में जितना खर्चा है, कोई मूर्ख करेगा, नए कपड़े ना खरीद ले। दूसरी बात है कि नेहरू जी जब महात्मा गांधी के संपर्क में आ गए, तो ये बात बहुत कम चर्चा में आती है, नेहरू जी ने भी तीसरे दर्जे के डिब्बे में चलना शुरू कर दिया था। अच्छा। और वो भी जो मूंगफली और चना चमेना खाया करते थे,
तो इस बात से मोतीलाल जी बड़े दुखी हुए और उनने महात्मा गांधी से कहा कि ये जवाहरलाल आ गया है आजादी की लड़ाई में और सब चीजों जुड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए तीसरे डिब्बे के दर्जे में चलने की क्या जरूरत है, थोड़ा अच्छे दर्जे में चल के भी देश की सेवा कर ले। तो अब ये शिकायत उनने महात्मा गांधी जी की, क्योंकि नेहरू तो सुन नहीं रहे थे। महात्मा गांधी भी पहुंचे हुए फकीर, उनने मना नहीं किया नेहरू से कि तुम तीसरे दर्जे में चलो कि नहीं चलो। उन्होंने ये कहा कि ऐसा काम मत किया करो कि जिससे बाप का हृदय ज्यादा दुखे। तो हाँ, क्योंकि नेहरू तो खद्दर भी पहनने लगे थे और वैसे भी बाप का हृदय तो दुखाते रहते थे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स से कभी भी सहमत तो थे नहीं। खद्दर पे अगर आप जाओ तो जो सबसे महीन खादी सूत कोई काटता था गांधी जी की टीम में, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। तो आपने एक सवाल के साथ बीच में और जोड़ा कि उनका अपने पिता की पॉलिटिक्स से मेल नहीं खाया, ऐसा कुछ आपने पूछा शायद। हाँ, मैंने कहा कि नेहरू जो थे जब विदेश में थे तब भी वो पिता की राजनीति से बहुत सहमत नहीं थे, काफी आक्रामक थे। इनफैक्ट जब वो देश में आए और जब मोतीलाल नेहरू ने गांधी से अलग जाकर पार्टी बनाई, तब वो गांधी के साथ थे, नेहरू खुद। ये बहुत दिलचस्प किस्से हैं और असल में हमारी नस्लों को सीखने चाहिए कि लोग समझते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को बनाया, लेकिन आप उस समय के लोगों का पढ़ें और उसमें इवन सुभाष चंद्र बोस का लिखा भी पढ़ें। ये जवाहरलाल नेहरू थे जो मोतीलाल नेहरू को इस तरह की आंदोलन वाली पॉलिटिक्स में ले आए। कांग्रेस के तो बहुत साफ साफ युग बनेंगे। जो एक युग बनेगा वो जो कांग्रेस 1885 में स्थापित होती है और चलती रहती है नेहरू महात्मा गांधी के आने से पहले तक, वो संविधानवाद का युग था। उसमें क्या होता था कि एक संविधान सभा बन गई जो उस जमाने की वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या क्या होती थी, उसमें हमारे प्रतिनिधि जाते थे और भाषण देते थे, मेमोरेंडम देते थे, नोटिस देते थे, ज्ञापन देते थे। तो कागज पे मांग की जाती थी और वो मांग नहीं मानी जाती थी, फिर कागज पे सिर्फ होती थी। ये संवैधानिक राजनीति कहलाती थी। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट जो उस जमाने की होती थी इससे हम क्या मांगे, ये तो उनकी है और उन्हीं के लिए है, तो हम तो सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। इसे आंदोलन की राजनीति कहा गया। उस जमाने तक जो लोग इससे बहुत सहमत नहीं थे उनमें मोतीलाल नेहरू थे, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसमें लाला लाजपत राय थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल थे। उस जमाने के जो लोग थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये संवैधानिक तरीकों से होना चाहिए और ये क्या भीड़ भाड़ में नेतागिरी करके। इस पॉलिटिक्स में मोतीलाल जी को जवाहरलाल जी लेके आए असहयोग आंदोलन के समय। ये उनकी पॉलिटिक्स इसमें बनी। और अब तौर तरीकों पे आए, नेहरू ने बैरिस्टरी में दाखिला लिया था 1910 में। ठीक इसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बैरिस्टरी में दाखिला लिया था। दोनों एक साथ बैरिस्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि दोनों की वहां इंग्लैंड में मुलाकात होती थी, जब परिचय उनका नहीं था। अच्छा। दोनों 1912 में वहां से बैरिस्टरी करके भारत लौट आए। नेहरू जी ने भी अपना वकालतनामा वो इलाहाबाद में शुरू किया, लेकिन उनका मन नहीं लगा और उन्होंने ज्वाइन कर ली होम रूल लीग लोकमान्य तिलक वाली। जब हाँ बिल्कुल, वो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक उसको चला रहे थे उस वक्त। तिलक वाले उसमें आए, जबकि सरदार पटेल अहमदाबाद पहुंचे और वहां के बड़े बैरिस्टर बने। उनकी वकालत बहुत अच्छी चल गई। माने 1917 में महात्मा गांधी के संपर्क में आने तक वो बहुत एस्टेब्लिश्ड वकील बन गए थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू आके अपने आंदोलनों में सब में लगे हुए थे। और नेहरू ने लिखा है कि मेरा मन उस राजनीति से संतुष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो मुझे रास्ता दिखा कि यही रास्ता है, इसी से आजादी आएगी। और उनके पीछे पीछे मोतीलाल जी ने भी देखा कि लड़का अब जेल जाने वाला है, तो दोनों बाप बेटे एक साथ जेल गए। एक ही तारीख में दोनों अरेस्ट हुए असहयोग आंदोलन में। इसलिए अंतर जो भी हो, एक्शन एक हो रहा है। और दोनों अकेले नहीं हुए, उनके 2-3 चचेरे भाई, करीब परिवार के 5 से 7 मेंबर एक साथ असहयोग आंदोलन में जेल गए थे। आगे चल के जो होता है, जो दोनों की मेन विवाद आता है राजनीतिक रूप से, वो आता है 1927 से 1929 के बीच। क्योंकि आप ध्यान करो, भारत में आजादी की लड़ाई भी चरणबद्ध ढंग से चली है। लोकमान्य तिलक का आपने वाक्य सुना होगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम पाकर रहेंगे। बिल्कुल। उस स्वराज का मतलब पूर्ण आजादी नहीं था, वो भी एक किस्म का हमें ऑटोनॉमी की बात थी। जैसे कनाडा में उस समय चलता था कि ब्रिटिश बने रहे लेकिन हमें अपना काम करने का मौका दे, हमारी संसद हो तो ब्रिटिश सरकार के अधीन सर्टेन लेवल की आजादी मिल जाए, उसे हम डोमिनियन स्टेटस भी कह सकते हैं। उन
अब ये आंदोलन होते जा रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, 1928 आता है। उस समय तक आके कांग्रेस मांग करती है कि डोमिनियन स्टेटस की, और उसके लिए पंडित मोतीलाल नेहरू जी एक तरह से संविधान उसका बनाते हैं। जो रिपोर्ट बन के आई उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, मतलब मोतीलाल नेहरू जी की बनाई रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट का विरोध 1928 के अधिवेशन में दो नेता करते हैं, दो नौजवान नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दोनों उसका मुखर विरोध करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हैं। उसके समर्थन में जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर भाषण देते हैं, और भाषण में जिन शब्दों, जिन अल्फाज का वो इस्तेमाल करते हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि अपने बाप की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डोमिनियन शब्द तो इस देश में कोई जानता ही नहीं है। इन जिन माओं के बच्चे मर रहे हैं, जो डंडे खा रहे हैं, जो जेलों में जा रहे हैं, क्या वो डोमिनियन स्टेटस के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं? ये अधूरी आजादी की बातें हो रही हैं। हमें पूर्ण आजादी से नीचे कुछ नहीं चाहिए। इसको लेके गांधी जी ने मध्यस्थता की, क्योंकि गांधी जी का सीधा ये कहना था कि तुम जब आज आजादी लेने की हैसियत में हो नहीं और वादा कर दो कि हम पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं, और कल मिले नहीं तो जनता की नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं बचेगी, तो वही बात कहो जो तुम निभा सकते हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। बिल्कुल। और ये कहा गया कि वैसे भी भगत सिंह की जब शहादत हुई, और भगत सिंह भी पूर्ण स्वराज की बात करते थे, तो कांग्रेस पर इसका एक भारी असर था, और इस असर को लाने वाले भी नेहरू थे। मतलब भगत सिंह की मांग को कांग्रेस की मांग में शामिल करने वाले, ऐसा कुछ थोड़ा सा अलग करूंगा। मैं फिर उस पर आ जाऊं तो उसमें वो निपटा दे बाप बेटे वाला मामला। तो उसमें इतना हुआ इसके बाद कि नेहरू बाप बेटे की बातचीत बंद हो गई। मोतीलाल जी ने जवाहरलाल जी से बात करना तक बंद कर दिया। दोनों बाप, इतनी अनबन हुई बाप बेटे की। लेकिन उस समय भी लिखने वालों ने लिखा है कि मोतीलाल जी इस बात पर खुश होते थे कि मैं जवाहर का बाप हूं। और इसके लिए, और नेहरू जी ने इसका तरीका ये निकाला कि 1928 में अध्यक्ष जहां मोतीलाल जी थे, 1929 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। और फिर वो 30 में आप देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने की। तो वो नेहरू सुभाष के रूप में एक नई पीढ़ी को गांधी जी ने नेतृत्व दिया, और पूर्ण स्वराज की मांग की ओर, भारत कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ओर भारत वहां से बढ़ता है। अब जो आपने भगत सिंह वाली बात कही, हुआ ये कि 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, जो 22 तक बड़े जोर शोर से चला। 22 में महात्मा गांधी जेल चले गए, 24 में गांधी जी बाहर आए, ठीक है। और 24, लेकिन 22 के बाद से गांधी जेल चले गए, तो 22 से लेके धीरे 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 जो आजादी की लड़ाई थी वो मंद पड़ती गई। और महात्मा गांधी ने भी अपने आप को, भी उन्होंने देखा कि अभी जनता तैयार नहीं है, तो उन्होंने ये दलितों वाले काम पे, हरिजनों वाले काम पे अपने आप को लगाया, और हिंदू मुस्लिम एकता पे लगाया, और दूसरे कामों में उन्होंने बहुत ज्यादा लगाया। तो इससे जो एक नई जनरेशन आई थी, इसमें भगत सिंह शामिल है, इसके मन में एक बात आई कि अब तो लड़ाई तो सब ठंडी पड़ गई है, अब तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्रांति की ओर वापस जाना है। और महात्मा गांधी का जो जूस 20 में पैदा हुआ था वो ठंडा होने लगा था। तो उस समय सिर्फ भगत सिंह नहीं, बहुत से लोग, नौजवानों को तो उसी की मांग थी कि हम आजादी को प्राप्त करें। तो सिर्फ भगत सिंह की अकेली मांग नहीं थी, बाकी पूरी मोमेंटम उठ रहा था, जैसे गांधी जी ने समझा, पकड़ा, और ये तय किया कि अब जो है ये यूथ को दिया जाए। तो एक तरह से नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी वाली कांग्रेस और भगत सिंह वाली क्रांतिकारी टोली, इन दोनों के बीच की कड़ी थी। और इसे आप गौर से देखें तो गणेश शंकर विद्यार्थी को हम इसमें ना मिस करें। बिल्कुल, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। बिल्कुल। भगत सिंह ने जितना लिखना पढ़ना, उनकी जो छपे हैं कीर्ति मैगजीन में और दूसरी पत्रिकाओं में, प्रताप, जो छपे हैं, जो विद्यार्थी जी कानपुर से निकालते थे, तो विद्यार्थी जी के उसी में कानपुर में बैठ के भगत सिंह लिख रहे थे। बिल्कुल। और यूपी का नेता कौन था कांग्रेस का? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो एक सिलसिला आपको दिखाई देगा कि नेहरू है, फिर गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं, इनफैक्ट नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद उनसे मुलाकात भी हुई थी, और यशपाल ने भी अपनी किताब में लिखा है। तो डेफिनेटली, जैसा लोग मानते हैं कि क्रांतिकारी जो दल था HSRA और एक तरफ कांग्रेस, उसमें बहुत भेदभाव थे, ऐसा नहीं है। उन विचार के तौर पर भले ही अलग थे, लेकिन काफी कुछ सहयोग कांग्रेस के नेता अक्सर क्रांतिकारी दल का करते थे। लेकिन यहां से हम डाइवर्ट हो जाएंगे, इसलिए वापस लौटता हूं। एक चीज जो आपने अभी कही, वहीं से एक सवाल पैदा होता है, और अक्सर लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जो नेहरू थे वो वंशवाद का उत्पाद थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के जस्ट बाद जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के पद पर आना ये दिखाता है
ऐसा लोग कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने ये चाहा और वो हो गया कि जवाहर बन गए। और बाद में जवाहर ने भी इस बात को लिखा है कि कई लोग मेरे अध्यक्ष बनने से काफी असहज हैं, तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि मैं कहीं कि मुझे कांग्रेस में पिछले दरवाजे से तो नहीं लाया गया। तो उन्हें भी इस बात का शक होता है कई बार कि मुझे पद जो मिला वो अपनी मेहनत से मिला है या फिर ऐसे ही मिल गया। इसका और बहुत से जवाब इसके हो सकते हैं। तो मैंने पहले दिया आपको कि मोतीलाल जी को आंदोलन की राजनीति में जवाहरलाल नेहरू लेके आए, और जवाहरलाल नेहरू का को अगर आप देखें तो प्रतापगढ़ के आसपास से जो किसानों का आंदोलन हुआ है, वो यूपी में जबरदस्त नेता बन चुके थे। वो मैं नहीं कह सकता कैसे, क्योंकि उतना कितना पढ़े, कुछ करिश्माई उनका ऐसा था मामला। और उत्तर प्रदेश का तो अलग ही हाल है, उसमें यूनाइटेड प्रोविंस था, तो वहां से जो ऊपर उठता है उसकी पॉपुलैरिटी तो होती ही है। आप असहयोग आंदोलन के समय के नेहरू के भाषण देखें, पूरे यूपी में घूम रहे हैं, और जो बात जिस तर्ज से वो बोल रहे हैं वो गांधी की आवाज है, उस तरह से और कोई नहीं बोल रहा है। और नेहरू जो मैंने कहा कि युवाओं की आवाज बन रहे हैं, जो भी पहले हमने कहा कि ये मामला ठंडा पड़ गया था और अहिंसा से लोगों का विश्वास उठ रहा था, कुछ लोगों का क्रांति बढ़ रही थी, तो क्रांतिकारियों और उनके बीच में ये एक सेतु का काम कर रहे थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हम लोग तो क्रांति की तरफ जाने और आक्रामक होना चाहते थे, लेकिन नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना के महात्मा गांधी ने हमारे नेता को फोड़ लिया। इस वाक्य को आप जरा व्याख्या करें। सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे नेता को फोड़ लिया। एक तो ये कह रहे हैं कि नेहरू उनके नेता है। अगर सिर्फ इतना ही होता कि उनके कहने से आ गए, तो मैंने अभी आपको बताया कि 28 और 29 के बीच में नेहरू और सुभाष खुल के विरोध कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू का, और बाप बेटे की बोलचाल बंद हो रही है। ये इंटरेस्टिंग है जो आप कह रहे हैं कि सुभाष नेहरू को अपने नेता के तौर पर देखते थे, या उनका ये कहना था इसमें कि हमारा जो नेताओं का गुट था उसमें से एक नेता चला गया, ऐसा? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे नेता को फोड़ लिया। ये वर्ड है जिसका अनुवाद किया गया है हिंदी में उन्हीं के, उसमें जो मेरे पास आपको कथा है सुभाष चंद्र बोस की, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। ओके, हमारे अच्छा, नेता को फोड़ लिया। अच्छा, इससे मुझे ना याद आ गया भगत सिंह का एक लेख, जिसमें वो नेहरू और सुभाष दोनों विकल्पों पर बात कर रहे हैं कि कौन हमारा नेता हो, और मतलब भारत को किसे चुनना चाहिए युवाओं को इस वक्त। तो वो मतलब मुझे हैरानी हुई पढ़कर, जब मैंने पढ़ा कि वो नेहरू के पक्ष में दलील देते हैं, सुभाष के नहीं। असल में उसमें हैरानी जैसी कोई बात ही नहीं है। एक तो नेहरू उम्र में सुभाष चंद्र बोस से थोड़े 10-12 साल बड़े हैं, और उर्दू हिंदी जानने वाला आदमी जिस तरह का प्रभाव पैदा करेगा, बंगाली आदमी को, आज भी ममता बनर्जी को दिक्कत आ रही है दिल्ली आने में, सुभाष बाबू को वो दिक्कत आएगी। और नेहरू असहयोग आंदोलन में जिस तरह से कूदे, दूसरा नेहरू पूरी तरह से शुरू के कुछ वर्ष छोड़ दें तो वो गांधी के बारे में वो ये कहते हैं, कई बार इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे इन्हें फॉलो करना है, क्योंकि इनकी बातें भारत को समझ में आती हैं और अंत में वो सही निकलती है, तो हम इनको मानेंगे। और सरदार पटेल ऐसे आदमी है जो कहते हैं कि हम आंख मूंद के गांधी की बात मानेंगे, पूरे जीवन भर उन्होंने आंख मूंद के मानी, एक आध कोई विषय आखिरी का छोड़ के। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक स्केप्टिकल थे गांधी की हर मूव को लेके, तो उनका नेतृत्व में, और उम्र बहुत कम थी सुभाष चंद्र बोस की, उनको नहीं आना था, और वो नेता नेहरू को मान ही रहे हैं अपना। और नेहरू की जबरदस्त लीडरशिप यूथ में बन गई थी, जिसे हम लोग आज कल्पना नहीं कर पाते हैं, लेकिन गजब की फैन फॉलोइंग थी उनकी। तो वो ये कहना कि वो वंशवाद से बरा दिएगा, ये कहने को कोई कह सकता है, ऐसे उसमें लिस्ट में दिखेगा ही वैसा, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं थी, हालात ठीक है, नहीं ठीक है, आपने बात कह दी, मैंने मान लिया। लेकिन ये बताइए कि इंदिरा गांधी यूथ में भला कितनी पॉपुलर थी कि उन्हें कांग्रेस सौंप दी नेहरू ने? कितने दिन के लिए? जितने भी दिन के लिए, एक भी दिन के लिए भले ही सौंपी हो, लेकिन क्या ये वंशवाद का सबूत नहीं है? ये वंशवाद का सबूत, अगर आप जेपी का लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आप राम मनोहर लोहिया का लिखा हुआ पढ़ लीजिए, और आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ लीजिए। नेहरू ने, एक तो वो अध्यक्ष बनी है, कुछ दिनों के लिए बनी, वो एड होकर, और उस समय कब बनी, जब नेहरू के साथ उनकी जनरेशन के नेताओं की एक वैचारिक मामले में हम जाएंगे, नहीं बन रही थी, तो एक क्रिटिकल समय था, तो उन्होंने एक महीने के लिए इंदिरा जी को अध्यक्ष बनाया। लेकिन यहाँ और जोड़ दें कि नेहरू जी ने अपने जीते जी पटेल की बेटी को सांसद बना दिया, लेकिन इंदिरा जी ने नेहरू के जीते जी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। ठीक, पहली बात, नेहरू ने सबसे पहले ऑफर दिया बिल्कुल शुरू में ही, भारत की आजादी के तुरंत बाद, पहला चुनाव 1952 में, जब लोकसभा का चुनाव थंपिंग मेजोरिटी से जवाहरलाल नेहरू जीत गए, और जेपी जो उनसे अलग हो गए थे, हारने के बाद जेपी को उन्होंने ऑफर दिया कि तुम मेरी कैबिनेट में आ जाओ। और
जेपी लिखते हैं कि मुझे नंबर 2 के हैसियत से बुलाया जा रहा था, जो मैंने मना कर दिया। जेपी के बाद नेहरू जी ने लोहिया को भी ऑफर दिया, तुम भी मेरे साथ आ जाओ नंबर 2 की हैसियत से। नंबर 2 का मतलब सक्सेसर। ये दोनों नहीं आए। तीसरे आदमी फिर लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो नेहरू जी के साथ बराबर बने रहे, और उनके जब अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था नेहरू जी का, तो वो पीएमओ में, बिना पीएमओ में मंत्री थे, आके बना दिए गए थे यूपी से लाके लाल बहादुर शास्त्री, और वही बाद में प्रधानमंत्री बने। जब वो जेपी को ऑफर दे रहे हैं, वो ठुकरा रहा है। जेपी खुद लिखते हैं कि नेहरू ने नहीं लिखा है, जेपी ने लिखा है। लोहिया ने खुद लिखा है, भारत विभाजन के गुनहगार में लोहिया ने लिखा है कि मुझसे ऐसा कहा नेहरू ने और मैंने नहीं माना। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बनते ही हैं। तो अब बनते अगर तो उनने हैं, बना मैं ही तो दिया कांग्रेस होता की इंदिरा बात जी कह को, रहा हूँ, मैंने प्रधानमंत्री पद की नहीं कही। उनके बाद तो इंदिरा जी नहीं अध्यक्ष बनी, वो तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही उसमें अध्यक्ष रही। लंबे कार्यकाल नेहरू का रहा, उसमें फिर कहीं नहीं रही। वो उनकी पर्सनल साथ में रही, सहयोगी रही, लेकिन वो ना संसद गई। भाई अगर उनको कुछ बनाना होता, कांग्रेस का ही बनाना होता मान लीजिए, तो पार्लियामेंट तो भेजते एक बार, कम से कम राज्यसभा भेज देते, लोकसभा ना सही। और फिरोज के बारे में, अधिकार है। और फिरोज के बारे में क्या जी। कहेंगे, जो इंदिरा के पति थे, परिवार का हिस्सा थे, लेकिन संसद में तो थे। फिरोज गांधी तो भाई पहले से नेता थे, कोई नेहरू जी के बनाए थोड़ी बने थे। वो तो पहले से आदमी कांग्रेस में काम कर रहा है, वो भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गया है, तो क्या उसे चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन नेहरू से सहमत नहीं थे, ये तो आप मानेंगे कि वो नेहरू के परिवार से होते हुए भी लगातार उनका विरोध करते रहे, करप्शन उजागर करते रहे सरकार का, और उनके मंत्रियों की लापरवाही वगैरह को लेकर वो लगातार सशक्त आवाज उठाते रहे। ये तो एक डेमोक्रेसी, अच्छी डेमोक्रेसी का नमूना ही है कि अगर वो भी उठाते हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। मतलब वो क्या, और नेहरू ने एक 2 मंत्रियों को तो नेहरू ने खुद, जो जहां करप्शन देखा उन्हें खुद निकाल दिया था। तो उस जमाने में तो नैतिकता थी, जो चाहे विपक्ष में रहे हों लोग, चाहे सत्ता पक्ष में रहे हों, एक नैतिक स्तर तो आज से बहुत बेहतर था। तो हो सकता है उनके व्यक्तिगत मतभेद भी रहे हों, उनका भी सम्मान है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के सांसद होते हुए कांग्रेस की कमियां उजागर कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। बुरी तो नहीं है। मैं तो वंशवाद का एक उदाहरण दे रहा था, जैसे आरोप लगते हैं, लेकिन ठीक है। फिलहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और फिर मतभेद की बातें आपने की उस पर ही सवाल करूंगा। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए, भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ। तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। अब मतभेद पर आए हैं तो मतभेद पर आ जाते हैं। पटेल के बारे में और नेहरू के बारे में कहा जाता है कि तमाम तरह के मतभेद थे, वो थे सो थे, लेकिन प्रधानमंत्री तो पटेल बनते अगर कांग्रेस की बाकी समितियों की बात मानी जाती। ये तो गांधी जी की तानाशाही थी कि नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। ये नैरेटिव खूब चलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नैरेटिव तो ये है कि एक चुनाव छोड़ दें कांग्रेस का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का जो दूसरा वाला चुनाव है, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, उस चुनाव को छोड़ के जब से महात्मा गांधी कांग्रेस में आए, कांग्रेस का अध्यक्ष वही व्यक्ति बनता था जिसे महात्मा गांधी चाहते थे। ये कांग्रेस की परंपरा थी। उनके सामने नाम चिट में 2-3 नाम आते थे, वो एक चिट दे देते थे कि ये व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, और पूरी कांग्रेस, पूरा देश उसे मानता था। अब ये परंपरा अच्छी थी या खराब थी, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन परंपरा यही थी। सरदार पटेल पहली बार 1931 में अध्यक्ष बनाए गए थे, अगर मैं गलत तारीख नहीं बोल रहा हूँ, तो उनके पक्ष में भी बहुत वोट नहीं आए थे, गांधी जी की इच्छा से बने थे। और गांधी जी ने, जब गांधी जी की पॉलिटिक्स शुरू होती, एक तरह से गुजरात सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे गांधी जी, और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो उन्होंने गुजरात सभा के अध्यक्ष की कुर्सी सरदार पटेल को सौंपी थी। हाँ, लेकिन तो ये ठीक है, प्रिय थे सरदार पटेल, इसमें कोई संदेह कहाँ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, जब ये लगा कि हाँ, जो कुर्सी संभालेगा अभी फिलहाल वो ही बाद में प्रधानमंत्री बनेगा, तब कांग्रेस की जो समितियों ने अपना वोट दिया था उनको दरकिनार करके मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है, ऐसा कोई चुनाव
मैंने राजमोहन गांधी को भी सुना इस बारे में, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई चुनाव नहीं है। ये किस समय के चुनाव से, क्योंकि एक चुनाव, पहला चुनाव की मैं जरूर, 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने हैं पहली बार, उस बार कांग्रेस की समितियों ने जो भेजा था तो सबसे ज्यादा समितियों ने प्रस्ताव दिया था कि महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। उसके बाद समितियों ने दिया था कि सरदार पटेल बने, और उसके बाद समितियों ने दिया था कि नेहरू बने। तो गांधी जी ने उस समय नेहरू को बनाया था। 1929 की बात है। लेकिन 1946 की जो जहां की बात हो रही, वो इतना घटनापूर्ण समय था। देश में दंगे हो रहे थे, विभाजन की स्थितियां पैदा हो रही थी, खून खराबा मचा हुआ था। 42 से लेके 45 तक पूरी कांग्रेस की लीडरशिप जेल में थी। ये कौन सा चुनाव हो गए, कब प्रस्ताव आ गए, ये मुझे, क्योंकि मैं राजमोहन गांधी जी को भी कोट कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है और मैंने भी देखा है, मुझे देखा नहीं ऐसा कि उसमें कोई ऐसी वोटिंग हुई हो। असल में उस समय जो अध्यक्ष वाला मामला हो रहा था, तो जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, तो उस समय सारी कांग्रेस जेल में चली गई, और तब मौलाना आजाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो जब 46 की जब नेगोशिएशन सब शुरू हो रहे हैं, तब तक मौलाना आजाद ही अध्यक्ष थे, और मौलाना आजाद का ये कहना था कि मुझे अध्यक्ष कंटिन्यू करना चाहिए, और उनका भी इसलिए कहना था कि जिन्ना इस बात पे अड़े हुए थे कि मौलाना को अध्यक्ष नहीं होना चाहिए था। जिन्ना का कहना था कि मुसलमानों का नेता तो मुस्लिम लीग है, मैं मुस्लिम लीग की तरफ से बोल रहा हूँ, तो कांग्रेस की तरफ से किसी मुस्लिम को बोलने का अधिकार नहीं है। तो उसमें फिर ये, हाँ, तो उसमें फिर क्या हुआ कि जो बातचीत होती थी उसका ड्राफ्ट गांधी जी तैयार करते थे, और उस पर डिस्कशन मीटिंग में जाके नेहरू जी करते थे, लेकिन उस पर दस्तखत मौलाना आजाद के हुआ करते थे। तो इस तरह की जटिल परिस्थितियां, फिर गांधी जी ने देखा कि जब जनता को भी देखना पड़ता है कि जनता कहाँ जा रही है, दंगे भड़क रहे हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल डिसीजन उसमें ये लिया कि नहीं, अब सर मौलाना को नहीं बनाते हैं अध्यक्ष, और हम जवाहरलाल नेहरू को बनाते हैं। और वो भी कुछ समय के लिए बने, वहां 2-4 महीने के लिए बने। उसके बाद फिर ये आचार्य कृपलानी अध्यक्ष बन गए। आचार्य कृपलानी अध्यक्ष बन गए। यहां से मुझे याद आता है कि अभी हमने मतभेदों की बात की, जो जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू से भी थे, और बाद के दिनों में सुभाष चंद्र बोस से भी हो गए। आचार्य कृपलानी जो कभी इतने खास रहे नेहरू के, वो आजादी के बाद नेहरू के खिलाफ हैं, और चीन युद्ध के बाद तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव यदि कोई लाता है वो आचार्य जी बी कृपलानी है। नरेंद्र देव आचार्य, फिरोज गांधी तो हैं ही, मैंने बात की, लोहिया, ये तमाम लोग जो कभी जवाहरलाल नेहरू के आसपास थे, उनके साथ थे। ऐसा नेहरू ने क्या किया कि नेहरू के इतने मतभेद गहरे हो गए इन तमाम लोगों से? क्योंकि ऐसे भी आरोप लगते हैं कि नेहरू ने साइडलाइन कर रहे थे। इसमें असल में ये हो गया कि एक बात महात्मा गांधी ने कही थी कि मेरे मरने के बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेगा, और वो सच में हो गया। जब महात्मा गांधी दुनिया से विदा हो गए, तो जो सारे लोग, लोहिया जी हैं या जेपी हैं, तो लोहिया जी सोच रहे थे कि वो लेफ्टिस्ट तरीके से नेहरू आगे बढ़ेंगे। नेहरू ने कहा कि नहीं, उतना लेफ्ट में हम नहीं जा सकते जितना आप अभी मांग कर रहे हो। जेपी को लगा कि पूरा गांधीवाद एकदम झटके से अब लागू किया जाए, और उसमें समाजवाद भी रहे। नेहरू ने कहा कि इतने तेज हम नहीं जा सकते। इवन नेहरू खुद जितने तेज जाना चाहते थे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण में गांधी जी ने कहा, सबको संबोधित कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम लोगों को जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, और जो उसमें से उचित होगा मैं मान लूंगा, क्योंकि मेरे बाद नेहरू यहाँ आएंगे। 1942 में महात्मा गांधी कह रहे हैं। और नेहरू बहुत, मैं तो जमीन पे चलने वाला आदमी हूँ, वो तेज उड़ने वाले आदमी है, वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। महात्मा गांधी 1942 में ये सोच रहे हैं कि नेहरू जब गद्दी पे बैठेगा, भारत कभी आजाद होगा, तो राजाओं के ताज 1 मिनट में छीन लेगा। लेकिन आप याद करिए कि नेहरू के समय में वो ताज नहीं छीन पा रहे हैं, वो प्रीवी पर्स हटाने का काम इंदिरा गांधी करती है बहुत बाद में आके। तो राजनीति में जब आपको मांग करना एक बात है, लेकिन गद्दी पे बैठ के काम करना दूसरी बात है। नहीं, मैंने ये भी सुना कि सरदार पटेल जो रियासतों से बात कर रहे थे, तो मैं पढ़ रहा था काफी, मतलब उनके समकालीन लोगों ने कहा कि सरदार पटेल तो कम से कम बात कर रहे थे। यदि ये नेहरू के हाथ में आता तो वो बात करने के पक्ष में थे ही नहीं। उनका कहना था एक झटके में समाप्त कीजिए। ये उनके विचार है, लेकिन इन्हें लागू करना बहुत मुश्किल। नेता का एक पैशन होना अलग चीज है, और उसको लागू करना दूसरी। कश्मीर के मामले में तो पटेल और नेहरू दोनों लगे रहे, लेकिन अंत में जब कबायली हमला हो गया, उसके बाद हम कश्मीर का विलय करा पाए। हाँ, उस पर तो आऊंगा। हाँ, मतलब कह रहे हो कि भाई ये ठीक है कि थोड़ा आक्रामकता थी नेहरू में, लेकिन वामपंथी रुझान था। वो किसी तरह के पूंजीवाद को, सेठों को, जमींदारों को, राजाओं को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। जब डेमोक्रेसी आ गई है, हर भारतवासी समान है, तो ऐसी पॉलिसियां लाए जाए कि हर भारतवासी को समानता मिलने में सबसे ज्यादा तेजी आए। ये नेहरू का सीधा सीधा
उसमें सिद्धांत था, लेकिन सिद्धांत को लागू करने में तो एक झटके से कैसे कर देंगे आप कोई कानून बनाना। आप समझिए कि जब जमींदारी उन्मूलन का संविधान संशोधन नहीं आया था, उसके पहले तक जमींदारी उन्मूलन की जहां जहां जो फैसले लेती थी स्टेट गवर्नमेंट्स, वो हाई कोर्ट से पलट जाते थे। तो उन सब तब संविधान संशोधन किया गया, तब वो जमींदारी उन्मूलन हुआ। तो कोई चीज को कहना और उसे लागू करने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। लगता है। अच्छा, नेहरू पर यह आरोप भी है कि वो थोड़े से तानाशाही प्रवृत्ति के थे। खुद उन्होंने 1937 में नवंबर में एक लेख मॉडर्न रिव्यू में लिखा, जो कैलकाटा से प्रकाशित होती थी, और चाणक्य की छद्म नाम से लिखा, और उस वक्त वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो तब राष्ट्रपति कहलाता था। तो वो उसमें लिखते हैं कि भाई नेहरू की जो तुम लोग जय जयकार करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तानाशाह हो जाए, सीजर जैसा हो जाए। तो उन्हें अपने बारे में शक तो था। कुछ लोग कहते हैं कि शक क्या था, वो थे ही तानाशाह, क्योंकि जब तक वो रहे तब तक उन्होंने किसी की सुनी नहीं। नहीं, लेकिन इसमें हमें ये परसेप्शन है, इसको मैं खारिज या स्वीकृत नहीं कर सकता। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बनने के बाद से और मई 1964 में निधन तक ऐसे कौन से फैसले लिए जिनसे हम उन्हें तानाशाह सिद्ध कर सके। ऐसा फैसला कोई नहीं बताया जाता। उसमें तो लगता है कि वो हर चीज बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जिस चीज उनके पास पूरा बहुमत था, बहुमत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों में 20-20 दिन तक बहस करा रहे हैं, खुद दिन भर बैठे हुए हैं। अगर उनके किसी मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है और पीएमओ का जिक्र आ गया, तो खुद खड़े होकर उसका जवाब दे रहे हैं। तो वो फैसले जरा देखी जाए कि जिनसे ये सिद्ध हो कि ये तानाशाह थे। तो मुझे नहीं लगता है कोई फैसला ऐसा मिलेगा, एक आध शायद कोई भूला भटका मिल जाए तो मिल जाए, क्योंकि हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि उनकी तानाशाही थी। वो कह रहे थे कि कश्मीर का मसला मैं सुलझाऊंगा, इसलिए फंस गया वो, यूएन चला गया, 370 लग गई। अब ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से झूठ है। कश्मीर के मामले में शेख अब्दुल्ला से बातचीत का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में लिया, और राजा हरि सिंह से बातचीत का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। तथ्यात्मक चीज है, आपको सब इसका लिखित पढ़ मिल जाएगी। और राजा हरि सिंह का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त होगा, ये भी सरदार पटेल सलाह दे के बता रहे थे कि इस आदमी को, मेहरचंद महाजन को भी बनाया गया था, तो वो तक करा रहे थे। तो ऐसा कहना कि उनका कोई रोल नहीं था, ये तो बड़ी काल्पनिक सी बात हो जाएगी। और उसमें यहां तक आ रहा है कि जब कबायली हमला कश्मीर पे हुआ है, उसके 1 महीने पहले प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को पत्र लिख रहा है कि हमें आप जल्दी से जल्दी महाराजा हरि सिंह को समझाइए कि वो भारत में विलय कर लें, क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस की सूचना ये आ रही है कि कबायलियों को वहां हथियार बांटे जा रहे हैं और कबायली हमला कश्मीर पे हो सकता है। तो जब तक कश्मीर का विलय भारत में नहीं हो जाएगा, हम कश्मीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। फिर कबायली हमले से 15 दिन पहले फिर सरदार पटेल को पंडित नेहरू पत्र लिख रहे हैं, और ये भी समझा रहे हैं कि ये काम किसी भी रूप में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कश्मीर का विलय भारत में हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के जैसे 15 अक्टूबर के आगे निकलेंगे तो बर्फ गिरने लगेगी, वहां सेना पहुंचाना, लड़ाई करना बहुत कठिन हो जाएगा। उसमें डिटेल्स लिखे हैं नेहरू ने कि इतने हथियार, इतने कबायली आ रहे हैं। तो अगर वो सब तानाशाही से करना होता, पटेल का कोई रोल नहीं होता, तो काहे को पटेल से ये कहते कि तुम हरि सिंह को समझाओ, ये कराओ, वो खुद ही जाके बात कर लेते या सेना कश्मीर पे चढ़ा देते। लेकिन वो बातचीत हो रही है और वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। अंत में हमला हुआ, हमारी फौज भी गई, विलय भी हुआ कश्मीर का, तो सारी बातें हुई। उसमें कोई तानाशाही जैसी बात तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, वो तो बल्कि धीमे धीमे चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं तानाशाह नहीं थे, नहीं, मैं सबकी ये कह रहा हूँ सुनते कोई थे। और प्रमाण ऐसे स्थापित हो जाए तो हम, अगर आ जाएगा और मुझे लगेगा नहीं ये तो है, तो मैं क्यों वकालत करूंगा झूठी किसी की। अभी पिछले दिनों मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तिब्बत के मामले पर, और उसमें एएस भसीन साहब शामिल थे, और भसीन साहब जो हैं वो विदेश मंत्रालय के इतिहास विभाग का कामकाज दशकों तक देखते रहे, तो उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस ऑलरेडी था। और अब उन्होंने जो एक नई किताब लिखी, इंडिया तिब्बत एंड नेहरू, उसमें उन्होंने कई बातों का खुलासा किया कि चीन ने किस तरह से तिब्बत को कब्जाया, या अक्साई चीन को कब्जाया, या अरुणाचल का प्रॉब्लम क्या था। उसमें उनकी जो किताब कहती है, लबोलुबाब ये है, कहती तो बहुत कुछ है, कि नेहरू ने लगातार अनदेखी की, ये नहीं किया वहां पर कि अंतरराष्ट्रीय सीमा ये है, चीन के साथ बात कर लो, नहीं। वो
इनफैक्ट अपने बहुत सारे सलाहकारों की अनदेखी करते रहे। वो चीन के मामले में अपने बुद्धि से, अपनी भावनाओं से संचालित होते रहे और उसकी कीमत आज तक देश चुका रहा है, क्योंकि यदि हमने सीमाओं को आज़ादी से पहले ही थोड़ा सा रेगुलेट किया होता, ठीक से किया होता, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ कम से कम विदेश नीति के मामले में वो बहुत तानाशाह दिखते हैं, क्योंकि उनका कोई विदेश मंत्री भी नहीं था, वो किसी और पेपर नहीं डाल सकते, वो खुद अपने विदेश मंत्री भी थे। इसमें भसीन साहब निश्चित तौर पर उनके पास कुछ तथ्य होंगे जिनके आधार पर उन्होंने बात कही है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, पार्लियामेंट की स्पीचेस देखी हैं, सन 52 के आसपास से नेहरू चीन के बारे में क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए। मैंने अपनी किताब में 2 चैप्टर लिखे हैं, चीन हमले के पहले और चीन हमले के बाद। उनमें पढ़ लीजिए कि उन्हें पता है कि नहीं पता है। नहीं, आप कोट कीजिए, आप बता दीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें पता हो। हमारे यहाँ हितांकित पवार हमारे लिसनर है, उन्होंने सवाल भेजा, तो मैंने सोचा आपसे जरूर पूछूं। आपने तो किताब में लिखा है, थोड़ा सा बताइए क्या है। चीन के मामले में जो नेहरू जहां तक जाते हैं, पहले तो मैं यहाँ कहता हूँ कि जो सीमाओं को लेकर इतने लोग परेशान रहते हैं, वकील साहब ने इस किताब में ये जो 20 सैनिक हमारे ले गए, उनकी हत्या कर दी और शहीद हो गए और 100 लोग पकड़ लिए गए, और ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ झूला झूल रहे थे शी जिनपिंग के साथ, तब वो चीन की सेना घूम रही थी, और अभी भी चीन ने अरुणाचल में या कहाँ बताते हैं कोई गांव बना लिया है, ये सब इस पे कोई चिंता उन्होंने जाहिर की है, सिर्फ इतिहास पे ही उन्होंने ज्ञान दिया? नहीं, उन्होंने केवल नेहरू के काल में हमारी जो चाइना तिब्बत पॉलिसी थी उसकी बात की है। तो माने आज जो संकट खड़ा हुआ है सामने, नहीं आपने उसमें ये भी कहा ना कि आज तक हम भुगत रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है और उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है, तो मुझे सोचना पड़ता है या तो कभी अलग नहीं, वो तो एक अलग बात है कि आज हम बात करेंगे तो जरूर कहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार इसको लेकर किसी इल्यूजन में है क्या, वो भी तो वही करते हैं जो नेहरू ने किया, वो भी ऐसे ही शी जिनपिंग को बुला रहे हैं जैसे नेहरू जाते थे चाओ एन लाई के पास। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम नेहरू की बात कर रहे हैं, तो यदि चीन के साथ हम सेटल कर लेते तो ये आज तक प्रॉब्लम तो नहीं सेटल, ये समस्या बहुत लंबे से चली है, उसको मैं पीछे जाता हूँ। आज जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आप देखते हैं, इसका ये 50s की बात है, अर्ली 50s की, और उसको वहां उसके पीछे कोरिया की लड़ाई में सोवियत संघ भी लगा हुआ था और अमेरिका भी लगा हुआ था, और चीन के भी वहां बड़े हित थे, सब चीजें थी। उस लड़ाई को निपटाने में भारत ने बड़ी भारी मध्यस्थता की और हमारी सेना भी गई। आज जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आप देखते हैं, इसका फैसला कराने में, इसका बंटवारा कराने में नेहरू जी का और उस समय के तत्कालीन भारत का बहुत बड़ा रोल था। और सोवियत संघ और अमेरिका जैसे लोग नेहरू के भरोसे छोड़े हैं कि आप इसमें कुछ फैसला कराओ, और वो फैसला होता है। उससे एक इनके दिमाग में, मैंने चीन को लिए बहुत बड़ा पराभव की स्थिति हुई कि भारत एक लीडर बनके उभर रहा है, वहां से चीजें गड़बड़ होना शुरू हुई है। दूसरा, नेहरू जो कहते हैं चीन युद्ध के समय कि चीन की पॉलिसी और हमारी पॉलिसी में फर्क क्या है। चीन में तो जब माओ से तुमने वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो मूवमेंट आया था, उसके बारे में आप देखिए 50 लाख लोग कम से कम वहां मरे थे। बिल्कुल। और इसके अलावा माओ से तुम ये बार बार कहा करते थे कि अगर हमें 1-8 करोड़ लोग की लड़ाई मरवाने पड़ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री ये कभी नहीं कह सकता, कम से कम जवाहरलाल नेहरू, कि हमारे 1 करोड़ लोग भी मर जाएं तब भी हम लड़ाई लड़ेंगे। ये बुनियादी फर्क था चीन में और हम में। चीन के पास भी बहुत बड़े हथियार उस जमाने में नहीं थे और हमारे पास भी नहीं थे, लेकिन चीन ने कहा कि जाओ और मरो, तो लोग मरे, लेकिन हमारी सेना कोई पीछे नहीं होती। लड़ाई हुई, बराबरी से लड़ाई हुई, उनने कब्जा किया, हमने कोई दुष्प्रचार नहीं किया, जहां हमारे हाथ से लाके चले गए वो हमने स्वीकार किया। उसमें फर्क यही था कि हम अपने लोगों को किसी देश में जाके मरवाने के लिए करोड़ लोगों को राजी नहीं थे, और चीन था इसके लिए राजी कि तुम जाओ, लौट के नहीं आना। मेरे फादर इन लॉ भी उस लड़ाई में शामिल थे, वो लड़ाई लड़े हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा कि साहब उस लड़ाई में हुआ क्या था। सिपाही थे, कोई बहुत बड़े कमांडर नहीं थे। बोले मेन फर्क ये था, बंदूक फंदूक सब बोले जो उनके पास थी वो हमारे पास थी, लेकिन उनके ऑर्डर था कि लौट के आओगे तो गोली मार देंगे। तो वो उतने पहाड़ों को पार करके इधर तक आया, बहुत भारी दुस्साहस वो हुआ। और लेकिन चीन ने एक वैसी पॉलिसी अपनाई। अब हम, भारत ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि हम इतने पहाड़ों को पार करके वहां जाएं। पीयूष जी, ये नौबत क्यों आई? बात ये है कि जो आरोप लगता है वो ये लगता है, मैं ये कह रहा हूं कि चीन के साथ हमने यदि धोखा खाया तो वो चीन से हम धोखा तभी तो खाए ना जब हमने उस पर भरोसा किया। तो एक विदेश मंत्री के नाते, एक प्रधानमंत्री के नाते उनकी जिम्मेदारी थी वो सजग और सतर्क रहते। और कई लोग कहते हैं, मानते हैं कि बाद में इसी वजह से उन्हें आघात भी लगा जिसकी वजह से उनकी मौत भी हुई।
सारे सतर्क थे, सब बातें आप वो सारे पढ़ते जाइए, 50 से लेके 64 तक के बीच के आप कह रहे हो अलग-अलग लापरवाह कारगिल नहीं थे, वो कूटनीतिक गलती हो सकती सारी है, लापरवाह चीजें नहीं। थी, लेकिन हम 1 करोड़ आदमी को मरवा के युद्ध में जाके लड़ाई लड़ने को अलग से तैयार नहीं थे कि हम अपने सैनिक वहां भेज दें, ठंड में जाड़े में मरे। नहीं, युद्ध के लिए तो चीन नेहरू किसी से भी तैयार नहीं थे। वो तो कह ही रहे थे कि अभी युद्ध का समय नहीं है, बहुत युद्ध हो चुके हैं, हम युद्ध के लिए रेडी हैं भी नहीं, हम नहीं नहीं लड़ना युद्ध चाहते तो किसी हमने से। पाकिस्तान से इमीडिएट कर लिया था, तैयार क्यों नहीं थे? हम नहीं, तो मजबूर 47 थे में ना वो पाकिस्तान से तो, युद्ध जब लड़ाए। कोई चढ़ आएगा तो फिर तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन तो हम खुद तैयार किसी पे तैयार चढ़ाई होने नहीं का फर्क करना है, चाहते थे। तैयार ना होने का मतलब ये होता है कि हम तैयार नहीं है, हम आक्रांता नहीं थे, लेकिन युद्ध के लिए तैयार थे, हमने युद्ध लड़ा। वो अच्छा मैं ठीक है, तो तो अब तो ठीक है। मैंने जैसे मैंने उसको आप लापरवाही और ये सब जो बात में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि उनके पास कपड़े नहीं थे, उनके पास ये नहीं था, उनके पास वो नहीं था, उसके नेहरू ने और भी सब कुछ लिखा है उसमें। पूरी वो कहते हैं कि ये दांव खेलने के लिए चीन मजबूर है अपने करोड़ों लोगों को मरवा के, क्योंकि भारत के जो संबंध अमेरिका के साथ भी हो रहे थे और सोवियत संघ के साथ भी हो रहे थे, दोनों संबंध ठीक थे। और स्थिति ये हो गई कि सोवियत संघ और चीन के संबंध बिगड़ गए थे उस समय। सोवियत संघ ने चीन में सारी अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, फैक्ट्री चलती, सबसे हाथ हटा लिया था और भारी वहां बेरोजगारी का संकट आ गया था। तब चीन ने आखिर लड़ाई लड़ी कि हम भारत को इस तरह से फंसाएं, या तो वो सोवियत संघ के साथ जाए या अमेरिका के साथ जाए, ताकि दो में से एक हमारे साथ आ जाएगा। अगर सोवियत संघ भारत साथ जाएगा तो हमें अमेरिका का साथ मिल जाएगा, और अगर भारत अमेरिका से मदद मांगता है तो सोवियत संघ हमारे पास आ जाएगा। अपनी उस गुर्बत से निकलने के लिए चीन ने दाव लड़ा कि हम युद्ध लड़ेंगे, जो मरते हो मर जाए, और हम युद्ध में जाने वाले। ये पूरा रिकॉर्ड पे है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे वो युद्ध हुआ और नेहरू उसमें कहते हैं कि हम किसी पाले में चले भी जाएं तो कोई हमें मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ युद्ध होना है हमें ही लड़ना पड़ेगा, और वो हमने ठीक युद्ध है। लड़ा। नहीं, रिकॉर्ड में तो ये भी है जो आपने भी कहा कि भाई हमने कोरियन वॉर में भी टांग अड़ाई, ये और भी कहा उसके जाता पीछे है। आप जाओ, एक चीज मैं और जोड़ लूं, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी खबर लंबी सी पढ़ रहा था। ये जिन्हें आज हम तो ये कहते हैं कि उन्हें हमारे हिस्से में कब्जा कर लिया, लेकिन उन हिस्सों को ब्रिटिश एम्पायर दिखाता था कि ये हमारे नक्शे में दिखाता था, और चीन उन्हें हमेशा से अपने नक्शे में दिखाता आया था। और ये 1914-15 के आसपास से कहानी शुरू होती है, अलग अलग उसमें तमाम चीजें हुई हैं। हाँ, बोल शिमला के तो में एक समझौता हुआ था, उस पर एएस भसीन साहब के साथ जो मेरा पॉडकास्ट है उसमें ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें बहुत विस्तार से ये सब बातें उसमें हैं। तो एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने खुद माना भी है और रिकॉर्ड में भी है कि हमने कोरियन वॉर में भी अपनी टांग अड़ाई, वियतनाम वाले मामले में अपनी बात कह रहे थे। इसके अलावा ये भी हुआ कि हम तिब्बत को लेकर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहते रहे कि चीन को ये डर लगा रहा कि जरूर हमने कोरियन वार में टांग अड़ाई। मैं कह रहा हूँ कोरियन वार में हमने समझौता कराने हम गए। नहीं, मैं आरोपों आरोप की भाषा बोल रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे तो आरोपों का जवाब देना है तो मैं स्पष्ट करता चलूं, कोई बात जो मेरे जेहन में आ जाए तो ऐसे छूट ना जाए। अच्छा, नहीं, ये असल में आरोपों की भाषा है, और ये बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आगे एक अहम बात है। कहा यह गया कि वहां भी हमने टांग अड़ाई, इधर भी अड़ाई वियतनाम में, फिर हम जो है सिंगापुर को भी सलाह देते थे, फिर जो है हम यहाँ पर लगातार व्यस्त रहे, तिब्बत के साथ भी हमने कुछ ढीला ढाला काम किया। तो उसमें क्या हुआ कि चीन जो है हमारे प्रति आक्रामक हो गया। वो इस चीज से आतंकित था कि पता नहीं भारत कर क्या रहा है, क्योंकि अमेरिका से बात करता है, आज भी ब्रिटेन के हिसाब से चलता है। लेकिन नेहरू ये सब इसलिए कर रहे थे ये क्योंकि उनको वर्ल्ड लीडर बनने का एक शौक था। वो चाहते थे नोबेल शांति पुरस्कार मिले। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी एक अजीब सा आंदोलन है, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अजीब सा प्रयोग है। तो कहा जाता है कि इसीलिए उन्होंने ये सब किया। कई गरीब अफ्रीकी देशों को पैसे तक दिए कि हमारे साथ आ जाओ गुट निरपेक्षता में, ताकि वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर स्टेब्लिश हो सकें। और शायद चीन इस बात से वैसे खफा था कि ये व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। तो ये भी आरोप लगते हैं। तो क्या लीडर सिर्फ वर्ल्ड लीडर होता है, देश वर्ल्ड लीडर नहीं होता है? क्या नेहरू अकेले वर्ल्ड लीडर बन जाते हो, भारत वर्ल्ड लीडर नहीं बनता? तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं क्या वो ये चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड लीडर ना बने? नोबेल तो नहीं मिलता ना। नहीं, नोबेल का तो देखिए, अब इसका कोई प्रमाण मिल जाए तो मुझे दे दे। नहीं, प्रमाण तो अफवाहों के जो है ना पंख होते हैं, टांग वांग तो होते ही नहीं। बड़ी चीज तो बता। अब ये लोग भाई देखिए, वो जवान तो किसी कोई बंद कर नहीं सकता, लेकिन नोबेल के लिए ये सब तमाशा कोई कर रहा होगा। और कितने लोगों को नोबेल मिल चुके हैं आज तक, उनमें से किसका कद नेहरू के बराबर हो गया? उस जमाने के तमाम नोबेल लॉरेट नेहरू से मिलने के लिए लालायत रहते थे। बर्ट्रैंड रसेल उन्हें पत्र लिख रहे हैं कि साहब विश्व शांति में आप, परमाणु शांति में आप काम करिए। बर्ट्रैंड रसेल उनसे बात कर रहे हैं, बर्नार्ड शॉ उनसे बात कर रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन उनसे मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो तो तमाम नोबेल लॉरेट्स को पढ़ाने वाला आदमी था। उसे नोबेल तो खैर कौन सी बड़ी चीज है? नोबेल तो खैर गांधी को भी नहीं मिला।
लेकिन उससे क्या गांधी छोटे हो जाएंगे भाई? सही और बात है, अभी नहीं मान बिल्कुल लीजिए सही बात। हमारे समय में कई लोग हैं जिन्हें नोबेल मिल चुका है। तो हाँ, नहीं सही बात है कि गांधी को नोबेल नहीं मिला, नेहरू को नहीं मिला, उनके कद के बराबर कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये कहा गया कि वो किसी न किसी लालच के चलते ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, असल में मैं ये दूसरे देशों लालच के से मामलों में लालच टांग नहीं, अड़ाना ये कर रहे थे। मैं लालच पे बाबर, जैसे हमने बातचीत शुरू की थी, उन्हें मुसलमान बताया गया, हम्म उन्हें नेहरू के चरित्र हनन करना है। नेहरू चरित्र हनन इसलिए नहीं करना है कि उन्हें नेहरू से ये कोई दुश्मनी है, उन्हें उन सिद्धांतों से दुश्मनी है जिनके नेहरू कायल थे और महात्मा गांधी कायल थे। वो सिद्धांत है डेमोक्रेसी के सिद्धांत, वो है बराबरी के सिद्धांत, वो है सेकुलरिज्म के सिद्धांत। तो किसी को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो नेहरू का दुश्मन बनेगा, किसी को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, किसी को खालिस्तान बनाना है तो वो नेहरू का दुश्मन बनेगा। और उसको निभाने के लिए वो जहां जहां से जो जो झूठ मिलेंगे, मान लीजिए आपने कपड़े का पूछा, मैंने जवाब दे दिया, आपने मुस्लिम का पूछा, मैंने जवाब, आपने मतलब लोगों ने पूछा, उसका जवाब हो गया, प्रधानमंत्री बनने का आएगा, उसका जवाब हो गया। लेकिन सवाल तो अनंत खड़े किए जा सकते हैं, ये तो जवाब देने वाले को तो तथ्य ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन झूठ फैलाने वाले को तो कोई समस्या है नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो करेक्टर इसे तो आप तथ्य असैसिनेशन के मानेंगे। लिए एडविना है? माउंटबेटन के साथ उनका प्रेम प्रसंग जो है, जो हाँ। एडविना की बेटी ने माना कि हाँ था, उसे प्लूटोनिक लव कह दिया गया, लेकिन आरोप ये है कि नहीं 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 एडविन नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनकी बेटी का स्टेटमेंट भी मैंने पूरा पढ़ा है ध्यान से, उसमें लव जैसी बात आई नहीं अंततः। ओके आप गौर से, मैंने पूरा पढ़ा उसे, और मैंने मिशन विद माउंटबेटन, जो एलन कैम्पबेल जॉनसन जो प्रेस अटैची थे माउंटबेटन की, उनकी लिखी किताब भी पढ़ी है, जो सबसे ऑथेंटिक किताब है, सब जगह कोट होती है, उसमें भी कहीं नहीं है। और मैंने नेहरू और एडविना के बीच का पत्राचार भी बहुत पढ़ा है। तो आप अब एक तो भाई हम तो कोई कालिदास तो है नहीं कि हम प्रेम की परिभाषा दे सकेंगे ये प्रेम ही था कि नहीं था। दे वेयर गुड फ्रेंड, इतना मुझे समझ में आता है कि अच्छा। लेडी माउंटबेटन भी क्या चीज है, ये हमें थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद के पत्र पढ़ रहा हूँ तो भारत के आजाद होने के बाद की हमारी फूड सप्लाई में वो क्या अमेरिका से क्या मदद, माने वो एक लेडी डिप्लोमेट की भूमिका में मुझे दिखाई दे रही है। जो मैं देखता हूँ वो कोई ये नहीं हो रहा है कि पार्क में मिलने चल रहा है, वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ से ये सप्लाई होगी और वहां फ्रांस में समिट होने वाली है, वहां से ये दूध जाएगा तो आप यहाँ से भेजिए, तो मैं भी अपनी कोशिश करती हूँ और कॉमनवेल्थ का इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत की ये मदद हो सके। इस तरह के पत्र भी हैं वो। दूसरा एक प्रसंग मैं और बता दूं यहाँ, जो ये महात्मा द लास्ट फेज प्यारेलाल जी ने किताब लिखी है महात्मा गांधी के जीवन के सचिव अंतिम समय। हाँ, तो 4 वॉल्यूम में किताब है। उसमें एक प्रसंग का जिक्र आता है कि 17 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी कलकत्ते से दिल्ली आते हैं, और जब दिल्ली आते हैं तो भयंकर दंगे फैले हुए हैं। उसमें गांधी जी को ये पता चलता है कि आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग किंग्सवे कैंप के पास किसी हॉस्पिटल पे जहां मुसलमान भर्ती हैं हमला करने वाले हैं। महात्मा गांधी सुशीला नैयर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जाके उनका रेस्क्यू कराओ। कहानी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट में आता हूँ। सुशीला नैयर जब उस हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि लेडी माउंटबेटन पहले ही वो रेस्क्यू करा के वहां से ले गई। अब आप समझो, यहाँ तो सिर्फ काम कुंठितों का भी बहुत बड़ा मामला इस देश में है। सुंदर स्त्री देखी और इनके जो है चरित्र सामने आने लगे। ये उसमें उसके रूप और सौंदर्य के अलावा उसमें कोई गुण देख नहीं सकते। तो आप बताइए, एक औरत दंगों के बीच से रेस्क्यू करा के ले जा रही है, कोई मामूली औरत होगी वो? तो हमें थोड़ा सा अपना जेहन को बढ़ा के भी देखना चाहिए। ये तो बातें यहाँ हो। तीसरी बात, मान लो प्रेम संबंध हो ही, तो नेहरू किसी से प्रेम करें इस पे आपत्ति करने का अधिकार उनकी पत्नी को था, जो बहुत पहले गुजर चुकी हैं। लेडी माउंटबेटन किसी से प्रेम करें इस पे ऐतराज करने का अधिकार उनके पति को था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे। नहीं, उनका ये कहना है कि गवर्नर जनरल साहब जो है अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे थे बहुत सारे ऐसे फैसले कराने के लिए, क्योंकि लेडी माउंटबेटन का एक्सेस नेहरू तक था, अच्छा खासा एक्सेस था, दोस्ती मान लीजिए, और कई फैसले ऐसे हुए जो कश्मीर का रहा या पाकिस्तान कैसे बन गई? 3 महीने 4 महीने लेडी माउंटबेटन यहाँ आई। माउंटबेटन आए कितने समय पहले है भारत की आजादी के? 4-5 महीने, 6 महीने नहीं था, समय नहीं था। अच्छा, एक बात। दूसरा, 1940 में डॉक्टर अंबेडकर किताब लिख रहे हैं पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। 1937-38 के आसपास अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का आइडिया फ्लोट कर रहे हैं। इसी समय वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र की अलग से मांग कर रहे हैं। तो ये सब क्या एडमिना और नेहरू के प्रेम के कारण ये लोग कर रहे थे? और 40 में लिख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की महात्मा गांधी की सारी कोशिशें हिंदू मुस्लिम एकता की फेल हो चुकी हैं। मतलब वो तुष्टीकरण की हद तक भी जो
डॉक्टर अंबेडकर का वर्जन में कह रहा हूं कि उनने मुस्लिम तुष्टीकरण करके भी देख लिया है गांधी जी ने, तब भी हिंदू मुस्लिम एकता हो नहीं रही है, और हिंदू मुस्लिम एकता होना संभव नहीं है, इसलिए भारत का बंटवारा होना चाहिए और ऐसा ही होना श्रेयस्कर है। ये 1940 में डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के कहने पर लिख रहे हैं कि माउंटबेटन के या किसके कहने पर लिख रहे हैं? तो कोई इतने बड़े फैसले किसी एक दो लोगों की बातचीत से होते हैं क्या? आज हम तो बड़ी चीजें नहीं देखी, आपने हमने अभी कोरोना देखा। कोरोना के मामले में इतना बड़े देश में क्या एक आदमी कोई किसी को समझा दे और फैसला हो जाएगा? भाई उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, लागू करना है, जन भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो पाकिस्तान तो एक उसको कुछ समझने बैठे तो समझ ले, लेकिन ये दखियानुसी बात है, मतलब ये क्या वाहियात बातें उसमें लगाना। अच्छा, तीसरी बात ये कि नेहरू जी ये सब कर लेते थे तो फिर सरदार पटेल काहे के लौह पुरुष थे? तो वो रोक ही नहीं पाए। और महात्मा गांधी काहे के महात्मा गांधी थे और मौलाना आजाद काहे के मौलाना आजाद थे? और आरएसएस तो इतना महान संगठन आजकल बना फिरता है। भाई आप में मर्दानगी तो आप ही रोक लेते। जाते अंग्रेजों से बात करते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। वीर सावरकर भी जिंदा थे उस जमाने में, गुरु गोलवलकर भी जिंदा थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जिंदा थे। तो ये तो बड़े बड़े कद्दावर लोग थे। तो इसका मतलब ये हो कि ये भी चींटी के बराबर हैसियत के लोग थे। अगर नेहरू सिर्फ अपनी मोहब्बत में देश दे देते हैं तो बाकी लोग क्या थे फिर? ये पपेट्स थे, गिनी पिग थे। तो इसलिए लोगों को आरोप लगाने में सोचना चाहिए कि उनको हम जब डिकोड करेंगे तो वो कहां कहां पलट के बात जाएगी। हाँ खैर, अब तो कम से कम फैक्ट चेक होने लगा है, वरना तो ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हम देखते थे जिसमें कहीं वो भांजी के साथ, भतीजी के साथ, बहन के साथ खड़े हैं और आरोप लग रहे हैं कि देखिए साहब अय्याशी हो रही है। जी। तो खैर इससे आगे बढ़ते हैं। एक आरोप है कि उन्होंने कहा कि मैं हिंदू बाई एक्सीडेंट हूं। ये सच है? ये साहब दक्कन क्रॉनिकल ने अपनी कुछ दिनों, साल डेढ़ साल पहले छापा था और अगले दिन उसने माफी के सहित खंडन छापा था इसका। इतना मैं कह रहा हूं। एक बात। दूसरी, 1952 के चुनाव की रैली में नेहरू का भाषण है, वो कह रहे हैं कि ये सेकुलर शब्द का अर्थ नास्तिक कब से हो गया? किस डिक्शनरी में लिखा है कि सेकुलर का मतलब नास्तिक होना है? तीसरी बात कि योग और इन सब पे जो नेहरू की पकड़ थी, इनमें से किसी की नहीं। और जो आदमी मरने के बाद कह रहा है कि भारत के गोशे गोशे में मेरी राख फैला दो, ये कोई नॉन हिंदू सोच सकता है? ये तो कहां से आया कथन? ये भाई झूठ को तो कहीं से भी लाया जा सकता है। सच के लिए मैं प्रमाण दे सकता हूं कि भाई ये सच है, बात यहां से आई। लेकिन झूठ के लिए मान लो आपके ऊपर लग जाएगा आपने किसी का मर्डर किया है, तो ये तो निकल के आ जाएगा कि भाई इनने कहीं कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन अब बात कहां से आई ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। जाहिर है कि वहीं से आई होगी जहां से आया कि ये मुसलमान थे, जहां से आया कि ये प्रेम करते थे। वही एक स्कूल है जो पिछले 100 साल से, जो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र दो दुश्मन हैं जवाहरलाल नेहरू के, तो मुस्लिम राष्ट्र तो चला गया पाकिस्तान में, तो ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों ने प्लांट किया होगा ऐसे। तो हिंदू बाई एक्सीडेंट वो खुद को जो बोलते थे, ऐसा जो कथन है, ये बिल्कुल भी और इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं आगे कि जब इंदिरा गांधी की शादी होने लगी और शादी फिरोज गांधी से होनी थी, फिरोज गांधी पारसी थे, तो नेहरू ने बड़े उस समय जमाने के लोग तो बड़े विचार सब होते थे। मौलाना आजाद से भी चर्चा हो रही है, आचार्य नरेंद्र देव से भी चर्चा हो रही है। महात्मा गांधी ने पूरे साहब उसमें वो बनाई, जो पोथी पढ़ता है पंडित, वो महात्मा गांधी ने बनाई बड़ी भारी। तो वो नेहरू जी ने कहा बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ये ठीक नहीं रहेगी। तो गांधी की लिखी हुई पत्रा नहीं पढ़वाया गया। फिर बनारस के शास्त्री जी, मैं उनको पूरा नाम भूल रहा हूँ, उनसे लिखवाए गए मंत्र पूरे। और नेहरू ने ये कहा कि विवाह इस तरह का होगा जिसमें ना तो लड़के का धर्म परिवर्तन होगा और ना लड़की का धर्म परिवर्तन होगा। लेकिन नाखुश थे वो इस विवाह से? भाई देखो, हिंदुस्तान में लव मैरिज पे बाप, मुझे बहुत डाउट है कि वो नाखुश थे कि नहीं थे। मतलब नहीं, उसमें कहा जाता कि भाई गांधी ने मनाया उन्हें। नहीं कहा जाता, लेकिन मैंने गांधी के पत्र भी पढ़े, कोई पत्र नहीं मिल रहा उसमें। और ना मुझे ये बात आचार्य नरेंद्र देव के यहाँ मिल रही है, ना मुझे ये आचार्य नरेंद्र देव बहुत घनघोर मित्र थे उनके, ना मौलाना आजाद के यहाँ मिल रही है। पटेल से रोज की बात होती, ना पटेल कहीं कह रहे हैं। इनमें से कोई आदमी कहते हुए मुझे अब तक नहीं दिखा। हो सकता कहा हो, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। और नाखुश होना भारत में, मतलब अभी लड़का लड़की जैसे शादी करने का मन बनाते हैं बाप से बिना पूछे, तो और इंटरकास्ट हो या इंटर, तो वो बहुत सामान्य है। अगर हुआ हो तो बहुत आश्चर्य की बात मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो मेरे पास फैक्ट है मैं उतना बता रहा हूं। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें धर्म परिवर्तन नहीं होगा। और
ये शादी आगे चल के भारत के इस विशेष विवाह अधिनियम की लिए नजीर बनेगी। तो अगर जो आदमी को हिंदू होने पे कोई शर्म होती, वो शादी के बाद उसकी लड़की जो पारसी शादी कर रहे हैं उसका धर्म भी हिंदू रहे, ये क्यों इंश्योर कराता या क्यों चाहता है ऐसा? और उसके बहाने से ये रखता कि भारत में आने वाली कोई भी पीढ़ियों के लिए एक रास्ता खोल के चले गए कि भाई मान लो किसी को अंतर धार्मिक प्रेम हो गया लेकिन वो धर्म नहीं बदलना चाहता, तो शादी कर तो सके, ऑप्शन तो हो उसके पास। और धर्म भी ना आजकल जो लोग लव जिहाद चिल्लाते हैं, इससे अगर आप देखो तो नेहरू जी कब से अलर्ट थे कि धर्म परिवर्तन की जरूरत ही नहीं पड़े, शादी कोई किसी धर्म में करे। एक ब्रेक लूंगा पीयूष जी यहाँ, और अभी कई सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक। हिंदू लॉ खत्म किया उन्होंने, और वो मुसलमानों को तो उन बातों पे सहमत करा नहीं सके, हिंदुओं को करा दिया जबरदस्ती की हिंदुओं के साथ। नहीं तो जिन लोगों को ऐसा लगता है वो अभी जाए पार्लियामेंट में और वापस वही कानून ले आए जो जमाने के थे। सबसे अच्छी श्रद्धांजलि बदला उनका यही होगा, बदला यही होगा। तो आप जहाँ पे आप जाके भाई शारदा कानून आया था कभी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और बाल विवाह भी बंद कराए थे, मैंने लड़ाई लड़ी थी उनकी, तो उनका ही विरोध हो सकता है कि भाई उन्होंने गलत किया था। ये बहुत सामान्य बात है कि जब धार्मिक विषयों में अगर मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म के अंदर कुछ सुधार की बात करता हूं तो उसकी स्वीकार्यता ज्यादा होती है, लेकिन मैं हिंदू हूं और मुसलमान को जाके समझाने बैठूं तो उसका असर पॉजिटिव की जगह उल्टा ही आना है। या मुसलमान आके हमें, मैं पूजा करूं या ना करूं, लेकिन कोई मुसलमान आके मुझसे कहे कि तुम पूजा मत करो, तब तो झगड़ा होना है। तो उस स्टेप में उन्होंने हिंदू धर्म का कर लिया काम, और ये मुस्लिम सोसाइटी के अंदर से मांग आनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी धर्म में कुछ सुधार होना हो, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता भी है फंडामेंटल राइट्स में, तो उसमें मुसलमान धर्म में कोई कमियां हो, सिख धर्म में कोई कमियां हो, उनके लिए भी ऐसे सुधार होने चाहिए और उनकी मांग उस समाज के भीतर से आनी चाहिए। तो अगर उनने इसके दोषी तो माने जा सकते हैं कि नेहरू जी को उन्होंने हिंदुओं का भला तो कर दिया लेकिन मुसलमान और सिख और ईसाई का भला नहीं। इसके दोषी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ कोई अन्याय कर दिया, अगर हमारे धर्म में कोई कमी थी उसको उन्होंने सब सहमति सुधार लिया, तो बचा काम यह है कि बाकी धर्मों का हो और उनकी सहमति से हो, थोपो मत। और अयोध्या विवाद पर क्या स्टैंड था उनका? कहा जाता है कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि वहां मंदिर न बने, ये खूब चलता है। नहीं, मंदिर क्यों बने वहां? जहां मस्जिद बनी हुई थी और सन 47 के बाद हमने ये तय किया था कि जो चीजें जैसी हैं, क्योंकि अगर ये बात आएगी तो फिर तो हमें बहुत सारी इमारतें तोड़नी पड़ेंगी। मान लीजिए अभी और भी मस्जिदें हैं जिनमें बाकायदा, दिल्ली में ही हैं, जिनमें मंदिरों के खंड दिखाई देते हैं, तो आपको तोड़ना, तो उन पे भी जाके तोड़ना पड़ेगा। और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हिंदू मंदिर भी वहां किसको, कोई चीज वहां थी कि नहीं थी, उसके पहले किसका था किसका नहीं था, उस पर जाना पड़ेगा। इसको छोटा करते हैं। देखिए, जो मूल पोस्ट है फेसबुक की जो घूम रही थी, व्हाट्सएप पर भी मैंने वो पढ़ी, उसमें था कि नेहरू जी जो थे वो हिंदू विरोधी थे और उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति वहां पर प्रकट हुई है ये हटा दो। तो अयोध्या के तत्कालीन डीएम ने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा। तो नेहरू चाहते थे हटाना और वो नहीं कर रहे थे डीएम साहब। जैसे एक मस्जिद बनी हुई है, उसके अंदर जाके आप मूर्तियां रख दोगे तो कोई भी कानून का बारीक बने, कानून की जो पहले एलएलबी की पहले क्लास में दाखिला लेता होगा, वो भी ये कह देगा हटा दीजिए। कोई भी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, तो भारतीयों का राष्ट्र है। हिंदू वालों को ये लगता है कि मुसलमानों का नहीं, लेकिन ये मुसलमानों का भी देश है, ये हिंदुओं का भी है, और जितने धर्म और जितनी जातियां और जितनी नस्लें इस हिंदुस्तान में, उन सबका देश है। तो अगर कोई मस्जिद को पटक के मंदिर बना दूं तो क्या कहेंगे ये हिंदू राष्ट्र वाले कि नहीं आपने बड़ा अच्छा ये करना चाहिए, तो उसी फैसले से वो भी गलत हो जाएगा। तो किसी के धर्म पे आप हमला कर रहे हो, किसी मंदिर को मस्जिद घोषित कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा क्या? तो जब धार्मिक स्वतंत्रता है तो आप अपने अपने हाथ में रहिए, कोई भी। अच्छा, इसमें कौन सी बात है? आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको मस्जिद की रक्षा की जाए, कहा था कि नहीं कहा था? और तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह ने लिख के दिया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, और उसके बाद वो मस्जिद गिर गई।
नहीं, वो तो उसके खैर लिए बाद की बात है। देखिए, मैं नहीं, तो मैं कह केवल रहा हूँ उस कालखंड का मतलब वो बात पूछ रहा हूँ। नेहरू क्या कर रहे थे अयोध्या के नेहरू दौरान? वही कर रहे थे जो मानवता करती है, जो भारतीय संविधान करता है, जो किसी देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आपने वो अपनी वही कर किताब रहे में थे। लिखा भी है ना, उनके बयान का भी उद्धृत किया हाँ है। बिल्कुल, वो नेहरू चाहते थे कि वो मूर्तियां वहां से हट जाए, लेकिन उसके फिर वहां से प्रशासन का ये आया कहना कि साहब इससे सांप्रदायिक विद्वेष भड़क सकता है, दंगे हो सकते हैं। तो नेहरू ने स्टेटस को बना रहे थे, नहीं हटवाई मूर्तियां वहां से। अगर वो जो आप कह रहे तानाशाह थे तो वो उठा के रख देते बाहर। लेकिन जब लोगों ने कहा इससे सांप्रदायिक विवाद हो सकता है, और नेहरू क्या, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि हटाना है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हटाना है, और बाद में वो नहीं हटी वो मूर्तियां। उसके लेके उन्होंने, और फिर नेहरू तो पूरा लंबा उन्होंने कहा कि सिर्फ बात मूर्तियों की अकेली नहीं है। और उससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था, जो नेहरू उसमें रेफरेंस ले रहे हैं, ये बात 1949 दिसंबर की है, जब मूर्तियां वहां रखी गई। और ये वो समय भी है जब हम कश्मीर का सॉल्यूशन पाकिस्तान के साथ निकालने में लगे हुए थे, और हम ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, कश्मीर हमारा हिस्सा है, क्योंकि हम एक सेकुलर देश हैं, यहाँ मुसलमानों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलती है। उस समय में आपने अयोध्या में मूर्तियां रख के मस्जिद में पूरे इंटरनेशनली संदेश दिया कि नहीं, यहाँ बराबरी की हिस्सेदारी नहीं है, ये हिंदुओं को ज्यादा चलेगी। और उस समय के फैसलों में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का भी पूरा हाथ था, नए नए आजाद हुए देश थे। तो ये हमारा तो है, कश्मीर का हाँ। मामला बिगाड़ने में भी ये अयोध्या कांड ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये बात नेहरू जी ने लिखी भी है, और अच्छा। इस पे इतने पशेमा हुए बाद में गोविंद बल्लभ पंत और शास्त्री जी, उन्होंने माफी मांगी कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि जो सब हो रहा है उन वैल्यूज के हिसाब से नहीं हो रहा है जो महात्मा गांधी की वैल्यू थी। ओके। और गोहत्या पर क्या विचार थे? क्योंकि गांधी तो खिलाफ थे, नेहरू क्या कहते थे? नहीं, पहले तो गांधी का तय हो जाएगा गांधी खिलाफ थे कि नहीं थे। अच्छा, ठीक है, बताइए। क्योंकि गांधी ने हिंद स्वराज में भी लिखा है, सबसे पुरानी पहली पुस्तक है उनकी। उन्होंने कहा कि मैं, गाय हमारी माता है और मैं गाय की रक्षा करूंगा, लेकिन गाय की रक्षा के लिए मैं किसी मुसलमान का मर्डर नहीं करूंगा, और बहुत ज्यादा होगा तो मैं उसकी रक्षा में अपने प्राण त्याग दूंगा। और आगे गांधी कहते हैं कि ये जितनी वो गो रक्षा समितियां हैं, असल में इनका नाम गोवध समितियां होने चाहिए। और इनकी गोरक्षा का लेना देना सिर्फ इतनी सी बात से है कि वो जो ईद के दिन कहीं कहीं गाय कटती है, वो मुसलमानों से झगड़ा कैसे हो, उससे इनकी सिर्फ गो सेवा है। बाकी गाय भूखी मर जाए, गाय को चारा ना मिले, उसकी नस्ल खराब हो जाए, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं। ये गांधी जी का था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने यही कहा कि मैं गाय की पूजा करता हूं, गाय के लिए प्राण दे दूंगा, लेकिन गाय के लिए मुसलमान की हत्या नहीं करूंगा। और यही बात जवाहरलाल नेहरू कहते थे। और इसकी मैं आगे जोड़ू, उसमें नेहरू आगे, चुके वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो वो आगे ये भी कह रहे हैं कि गो हत्या पे प्रतिबंध लगाने का कानून हर राज्य अपने हिसाब से बनाए, संसद से नहीं बनाएंगे हम इसका। तो वो ठीक भी है भाई, नागालैंड वाला के लिए गाय खाना, किरण रिजिजू कहते हैं ना कि हम गाय खाएंगे, क्योंकि उनकी कल्चर में गाय खाना शामिल है। हाँ, वो पलट गए थे लेकिन उस बयान से बाद में। पलट गए, लेकिन वहां तो अभी जाके चेक कर लीजिए कि वहां कानून बन गया क्या। एक बात और गोवध पे ऑल गोवा इंडिया में भी हुआ था वैसे, मैं आपको याद दिलाऊं, गोवा में भी कुछ ऐसी बात हुई थी कि हम नहीं बनाएंगे। भारत असल में अलग अलग कल्चर्स का समुद्र है, समुच्चय है। तो अब आप, मैं और बात आगे ले जाता हूं कि नेहरू जी के जमाने में कोई विधेयक लेके आया था कि साहब ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में गोवध पे प्रतिबंध लगा दे, तो उसमें सरकार का जवाब यही था कि भाई राज्य अपने हिसाब से फैसला ले। और फरवरी 1918 माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी भी ये इंडिपेंडेंट मेंबर बिल लेके आए थे कि पूरे देश में गोवध प्रतिबंध लगा जाए। तब मोदी सरकार ने भी यही कहा था कि राज्य अपने हिसाब से फैसला लें, हम सेंटर से नहीं बनाएंगे। तो अच्छा, ये बात कही मोदी सरकार ने भी? हाँ, ये फरवरी 2018 में तो नेहरू की पॉलिसी आगे बढ़ा दी इस मामले में उन्होंने, इको किया है, हूबहू वही कहा है। ओके। क्यों? क्योंकि जिस जमाने भाजपा ये मुद्दे उठाती थी तब वो सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पार्टी थी, तो वो हिंदी की बात करती थी। लेकिन अब आप जब केरल में जाओगे तो आपको मलयाली की बात करनी पड़ेगी, आप हिंदी की बात अकेले कैसे करोगे? और केरल में जाना है आपको, अब तो पूर्वोत्तर की पार्टी भी है भारतीय जनता पार्टी, तो अगर उनकी कल्चर में कोई चीज शामिल है तो तुम उससे क्या करोगे? ठीक है, तो ये बताइए, ये तो आपने अपनी किताब में भी कहीं कहीं लिखा है, मैं चाह रहा हूं कि इसका आप एक मुश्त जवाब दे दें। आरएसएस को लेकर क्या विचार थे उनके? आरएसएस को लेकर उन्होंने अलग अलग जगहों में बड़ी अच्छी बातें कही, उनमें से एक बात मैं आपको सुना देता हूँ कि अगर आरएसएस वाला कहे कि हम पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इससे आप सिर्फ इतना ही अर्थ लगा सकते हैं कि वो पूरब को छोड़ के बाकी किसी 3 दिशाओं में उसे ढूंढिए, वो पूरब को तो नहीं जाएगा। ये कहा उन्होंने? ये उन्होंने कहा। कहां पर?
आप अभी मैं अब देखिए, आपने मैं अच्छी बात तो बताई नहीं कोई। आपने कहा कि अलग अलग तरह से बोले हैं, लेकिन आपने वो कोट किया जो आरएसएस हाँ, को लेकर नेगेटिव छवि बनाए कि भाई नहीं, ये वहां जाएगा। सारे कोट उनके नेगेटिव मिलेंगे। अच्छा। हाँ, एक आध कहीं भूला भटका हो सकता है भाई, अब इतना लंबा जीवन उन्होंने जिया, कहीं कोई दे गए हो। नहीं तो फिर दूसरा उन्होंने 26 कहा जनवरी की परेड में कि वो आरएस आमंत्रित करते हैं आरएसएस को। उसमें हम अभी अभी आते हैं बाद में हम। अच्छा। आरएसएस के बारे में दूसरा उन्होंने कहा कि ये वैसा ही संगठन राष्ट्रवादी के नाम पे पैदा हो गया है भारत में, जैसा कि यूरोप में फासिस्ट और नाजी संगठन पैदा हुआ करते थे। ये उसी की कॉपी है इधर भारत में। ये तीसरा उन्होंने नेहरू ने कहा है आरएसएस हाँ, को लेकर? नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है, डेट भी बता दूंगा, अच्छा, उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको भेज भी दूंगा ताकि आगे आप इस्तेमाल कर सके। ठीक उनने है। ये भी कहा है कि ये एक गुप्त रूप का षड्यंत्र है, गुप्त तरह का ये संगठन है, इसकी मेंबरशिप क्लियर नहीं है। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ये जो आरएसएस का संगठन पूरा है, ये फासिस्टों की, नाजी और फासिस्टों की तरह है। और दिक्कत की बात ये है कि इनकी विचारधारा सिंपल और नेगेटिव होती है, और ये उस तरह के नौजवानों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो बहुत शार्प नहीं होते हैं, जो मीडियोकर्स या लोअर मीडियोकर्स जो होते हैं, उनको ये आकर्षित करती है क्योंकि सिंपल और नेगेटिव होती है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। और ऐसे ही ऐसे हिटलर आगे बढ़ा था और वही यहाँ हो रहा है। और हमारे लिए ये बहुत चिंता की बात है कि देश का एक अच्छा खासा वर्ग, मतलब इतना नहीं था सरकार बनाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे नौजवान इनके साथ जुड़ रहे हैं। ये देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और कभी ये शक्तियां अगर भारत पे काबिज हो गई तो इससे भारत को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जाहिर है कि भारत बहुत मजबूत है तो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन ये नुकसान बहुत पहुंचा देगी। ये बात नेहरू आज से सन 48 या 52 के बीच में लिख रहे हैं, तो अब से 70 साल पहले नेहरू जो बात कह गए थे वो आज सामने आ रही है। इसलिए नेहरू के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा फैलाना पड़ता था कि वो इनकी नस नस से वाकिफ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन रीवा में एक कार्यक्रम में चले गए थे आरएसएस के, उसको लेके अच्छी खासी, उस समय तक वो राष्ट्रपति नहीं थे, उसको लेके बहुत ही कड़े विचार नेहरू जी ने व्यक्त किए थे उनसे कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं। और इनका अकेला क्या, सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिख के कहा है कि चूंकि गांधी जी की हत्या का मुकदमा अभी विचाराधीन है तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास इस बात के, हमारे पास रिपोर्ट्स मुझे बताती हैं कि आरएसएस ने जिस तरह की स्थितियां देश में पैदा की, उसके कारण से महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये सरदार पटेल ने लिखा है। नहीं तो बैन भी तो फिर नेहरू हटाते हैं ना। दो बातें होती हैं, आखिर आरएसएस के लोग हों या कहीं के लोग हों, वो है तो हिंदुस्तानी, वो कोई विदेशी तो है नहीं। नहीं तो आप जब कह रहे हैं, देखिए, नहीं मेरी बात समझिए कि आपने अभी एक एक करके उनके कथन बताए, ठीक है, इसका मतलब साफ है कि नेहरू उन्हें खतरा मानते हैं देश के लिए। तो केवल इसलिए कि वो हिंदुस्तानी हैं, केवल इसलिए कि जो नहीं, है सुनिए, मैं लोकतांत्रिक दिखाई दूं, नहीं मैं अपना आरोप पूरा कर लूं, उन्होंने अगर आरएसएस को इतना खराब माना तो वो बैन कर देते, और बैन कर देते तो ना हटाते, उन्होंने तो हटाया। हाँ, उसके बाद वो सारा पत्राचार पढ़िए, गोलवलकर क्या पत्र पटेल को लिख रहे हैं और क्या नेहरू जी को लिख रहे हैं। बहुत गिरफ्तारियां हुई, और ऐसे मामलों में जो पटेल लिखते हैं नेहरू को कि हमने लगभग सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इनमें साबित कैसे होगा, क्योंकि गांधी जी की हत्या यहाँ हो रही है, किसने अपने घर पे क्या कहा, उसकी विचारधारा जान रहे हैं। तो किसी को लीगली अपराधी साबित करना और मोरली अपराधी साबित करना अलग अलग बातें हैं। अदालत में जो चीजें चाहिए, हम जानते हैं कि आदमी बेईमान है, लेकिन अदालत में साबित भी करना है उसे मर्डर किया कि नहीं किया। खैर, ये अलग बातें हो गई, वो लोग छूटे। उसके बाद आरएसएस ने का पूरा संविधान जो बना है, जो आज उनकी लागू है, वो किसके कहने पे बना? सरदार पटेल की निगरानी में बना। उन्होंने आचार संहिता तय कर दी कि अब तुम्हारा आचरण ऐसा ऐसा रहेगा, तब हम तुम्हें छोड़ते हैं। हाँ, मतलब कि गुप्त संगठन की तरह आप काम ना करें, बल्कि एक भाई तो अब आखिर किसी भी लोगों को, दूसरा क्या होता है कि आपका बैन लगा ही रहो तो लोग अंडरग्राउंड काम करेंगे, तो उन्हें बाहर ले आओ। तो उनसे वो सब शर्तों पे हामी भरवाई गई, तब उनको बैन हटाया गया। ठीक है जी, इस पर ज्यादा लंबा और नहीं जाते, क्योंकि एक अगला सवाल यह है कि नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया था, ये हर साल ट्रेंड करता है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही है कि नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न दिया था। कैसे दिया था ये भी जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को दिया था मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें मिला था। और सामान्य तौर पे जो प्रक्रिया है भारत रत्न मिलने की, कैबिनेट रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कैबिनेट की परामर्श पर, सलाह पर ही काम करते हैं, और वो अनुमोदन होता है, मिलता है। अब जरा पूछें कि क्या नेहरू की कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास ऐसा भेजा था कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया जाए? तो आप संसद, अब तो सब लोग हैं ही, उसमें उठा के देख लें, वो सामने रख दें।
ऐसा कोई प्रस्ताव आपको नहीं मिलेगा। ये तो 1955 के आसपास की बात है। नेहरू जी अमेरिका गए हुए थे और वहां उनका बड़ा सफल दौरा रहा। वहां से लौट के वो भारत आते हैं और राष्ट्रपति उनके सम्मान में एक बड़ा भारी भोज देते हैं और उस भोज में ये घोषित करते हैं कि मैं नेहरू जी को भारत रत्न दे रहा हूं, क्योंकि इन्हें तो कभी मांगना नहीं है और ये एक तरह से असंवैधानिक कार्य है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कैबिनेट की मंजूरी के बिना, लेकिन मैं कर रहा हूँ। जिनको आज के पैरामीटर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई छोटी चीज नहीं, संविधान सभा के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इतने बड़े नेता, तो सिर्फ लीगल आधारों पर देखने से वो इनमें मैंने उनने कहा। अब ये हो सकता था कि नेहरू जी को उसके बाद भी कह देना था कि भाई आप भले ही दे रहे हो, मैं लौटा देता हूँ, तो वो उन्होंने नहीं किया, स्वीकार कर लिया। ठीक। हाँ, स्वीकार किया। वो तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहनाया, उन्होंने पहना, लेकिन उसमें उन्हें ना रिकमेंड कहा था, ना उन्हें कहा था, ना उन्हें पता था। राजेंद्र प्रसाद ने अचानक घोषणा की, वहां मौजूद सभा में और लोगों को भी नहीं पता था कि राष्ट्रपति ये घोषणा करने वाले हैं। तो ये उसमें हुआ। ओके। अगर उस आदमी को भारत रत्न नहीं मिलेगा जो 10 साल तक जेल में रहा है, तो क्या उन्हें मिलेगा जिनने 10-10 बार माफी मांगी है? नहीं, मतलब अगर राजेंद्र प्रसाद के फैसले में भी किसी को सवाल उठाना है तो भाई जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अगर कुछ लोग और बच गए तो उन्हें भी मिलना चाहिए। तो जो देशभक्त हैं, जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं, जिन्होंने देश का निर्माण किया है, वो तो असली भारत रत्न होना तो मिलना ही चाहिए। अगला आरोप ये है कि गांधी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह बचें। यह आरोप तो आजकल नया भी हो गया, फिर से लगाया जाने लगा है, और इसमें नेहरू जैसे कांग्रेस नेताओं की सहमति भी बताई जाती रही है। ये सच है? सच का अब क्या मतलब, इतने झूठों का कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं में से, मतलब भारत के नेताओं में से जो लोग सरदार भगत सिंह से जेल में जाके मिले, उनमें जवाहरलाल नेहरू एक थे। 2 बार मिलने गए हैं, ठीक है, और उनके समर्थन में जो भाषण किए गए हैं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने किए हैं, और प्रस्ताव जो भेजे जा सकते तो भेजे हैं। अच्छा, महात्मा गांधी ने कई राउंड वायसराय को पत्र लिखे, बातचीत की कि इन्हें छोड़ा जाए, और सुभाष चंद्र बोस अपनी आत्मकथा में यहाँ तक लिखते हैं कि गांधी जी और इरविन की बातचीत से पूरे देश में और सबको ये भरोसा हो गया था कि अब भगत सिंह को फांसी नहीं होगी। और हम लोग जब ट्रेन से उतरे तो हमें सुबह समाचार मिला तो हम लोग अवाक रह गए। माने अगर सुभाष चंद्र बोस को भी लग रहा है, बाकियों को भी लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है कि गांधी और इनकी बात ऐसी हो गई है इरविन की कि अब इन्हें छोड़ दिया जाएगा, तो इसका मतलब कम से कम गांधी जी कोशिश तो कर ही रहे थे वहां पे। और वो भी सब किस किस डेट में मिले, कितनी बार मिले, क्या क्या लिखा, वो सब ऑन रिकॉर्ड है, कोई छुपी हुई बात नहीं। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या कहेंगे कि जब वो बाहर थे? एक बात और अच्छा, गांधी जी को कामयाबी मिल सकती थी, बशर्ते जो काम वीर सावरकर ने किया था वो ये भगत सिंह भी कर लेते। वीर सावरकर पहले से वो मांग रहे थे माफियां, फिर 1920 के आसपास जब उनने माफी मांगने की हुई तो उनका रिकमेंडेशन महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी किया कि भैया ये माफी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं आपका जो है वफादार बन के रहूंगा, ये कह रहे हैं कि हम कभी आजादी की मांग नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। जब ये इतना सब वादा कर रहे हैं तो एक बार इन पर भरोसा करके इन्हें आजाद कर लिया जाए। वो पूरा फार्म आया था इंग्लैंड से, वो भर के दिया था इन्होंने, उसमें रिकमेंडेशन किया था। अब देखिए, सावरकर जी का तो जो भी मसला था, भगत सिंह तो किसी भी तरह नहीं मानते, अपने पिता तक को कह रहे थे। भगत सिंह ने उल्टा किया, माफी के लिए भगत सिंह का एक माफीनामा तो कम से कम मिनिमम दरकार था। भगत सिंह ने कोई माफीनामा नहीं लिखा। भगत सिंह की तरफ से उनके पिताजी ने एक पत्र लिख दिया माफी के लिए। तो भगत सिंह ने अपने बाप को बस गाली भर नहीं दी, बाकी सब बात कही, पिताजी आपने ये क्या कर रहे हो, और आप मेरे पिता नहीं होते तो मैं आपसे क्या कहता, मैं कह नहीं सकता हूँ। अपने पिता से भारी नाराज हुए भगत सिंह, तो माफी कैसे मांग रहे हो मेरे लिए। तो जो व्यक्ति स्वयं माफी मांगने को तैयार ही नहीं है, उसको कोई दूसरा कैसे माफी दिला सकता है। मतलब कोशिश पूरी हुई, लेकिन लीगल उसमें तो जाएगी बात, तो वहां वो दिक्कत रही। प्रयास पूरे किए गए और सब रिकॉर्ड पे है। अच्छा, जो लोग ये पूछते हैं कि प्रयास नहीं किए, वो हम उनसे पूछते हैं कि भाई वीर सावरकर ने उनकी रिहाई के लिए क्या प्रयास किया, हेडगेवार ने क्या किया, गोलवलकर ने क्या किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया। बहुत नाराज लग रहे हैं मुझे सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर से। मैं तो नेहरू की बात कह रहा हूँ। ठीक है, देश में आज तो लोग भाई अब तो नई मूर्तियां लगने नहीं, देखिए गांधी और नेहरू से इसलिए अपेक्षा है सर, क्योंकि गांधी और नेहरू उस वक्त मतलब अविवादित रूप से देश के बड़े नेता थे, जिनके आप नाम ले रहे हैं, वो उतने बड़े तो नहीं थे, कम से कम सरकार से बात नहीं करते थे। नहीं, जिन लोगों ने ये आरोप आपके नहीं है, जिन लोगों ने ये आरोप लगाए हैं वही लोग तो ये कहते हैं कि आजादी चरखे से नहीं आई है, आजादी गांधी से नहीं आई है, आजादी तो इस तरह से आई है, आजादी तो हम लाए हैं। तो क्योंकि वो लोग ये कहते हैं और आरोप भी उन्हीं के हैं, इसलिए मुझे साथ में ये नाम जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है,
अब मेरे आखिरी 2-3 सवाल और हैं, क्योंकि हर आरोप पर और हर आरोप के जवाब में तो हम बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट कर सकते हैं। हर सवाल और हर जवाब पर एक जी पॉडकास्ट हो सकता है, लेकिन जी अब मैं आखिरी के 3 सवाल आपसे पूछूंगा। 3 से पहले एक और पूछ लेता हूं। अभी मैंने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, वो तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब चले गए तो नेहरू ही थे जिन्होंने कहा था कि अगर सुभाष की सेना हिंदुस्तान आती है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता क्या बोले, पर ऐसा ही कुछ था, तो वो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो तलवार लेकर इसका सामना करेगा। अब मैं आपसे सवाल दूसरा पूछता हूँ। हम्म आप मेरे परम मित्र हैं हम्म और आप किसी सेना में भर्ती होकर भारत पे हमला कर दें, वो तो भारत की तो आजादी क्या? के लिए हमला हो रहा था नहीं, ना अब सर, सब अब आपका अपना आजादी तरीका अब है। बस बिल्कुल बिल्कुल आजादी पे आप कह रहे हैं, लेकिन जरा इतिहास की सच्चाइयां देखिए। अंडमान निकोबार में जापान की सेना ने, जैसे अभी आपने फिल्म देखी थी ना वो बाहुबली, जी तो काल के की सेना जिस तरह से बर्बर थी, जापान की सेना इस तरह से बार्बरिक रूप से काम कर रही थी। और ये आपके बर्मा तक आ गए थे और गांव के गांव जलाते हुए, बस्तियां नहीं, उजाड़ते उनकी हुए जलाते। नृशंसता के किस्से तो जाहिर है नानकिंग तो और अब सब में जाहिर है कि सब अब जानते हैं। तो उसमें सुभाष चंद्र जापानी सेना को लीड तो जापान कर रहा था ना, तो इसको और थोड़ा मोड़ा गया, वो पूरा बयान होगा उनका। इसमें से इतना एक लाइन निकाली गई, क्योंकि मैंने पूरा बयान नहीं पढ़ा नेहरू का वो वाला, लेकिन उस समय के जापान की आप देखिए कि वो कितना, माने चंगेज खान से ज्यादा खतरनाक प्रवृत्ति के साथ जापान आगे बढ़ रहा था। तो अगर जापान हम पे हमला करेगा तो हम क्या करेंगे? भले ही उसमें सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी उस सेना का लीड करे, तब भी कोई भारतीय उससे लड़ेगा। दूसरी बात, उसी आजाद हिंद फौज में मुझे ये वाक्य बहुत डाउट होता है, इसके संदर्भ होंगे कुछ, क्योंकि नेहरू ब्रिगेड वो बना रहे हैं, गांधी ब्रिगेड सुभाष चंद्र बोस बना रहे हैं, तो ये बातें कुछ विचित्र लग रही हैं मुझे। और बाद में आईएनए के जो लोग पकड़े गए उसके लिए नेहरू ने मुकदमा भी लड़ा था लाल किले में, जब उन पर मुकदमा चला था। तो नेहरू गए हैं और तेज बहादुर सप्रू मेरा ख्याल है वो भी तेज थे। बहादुर सप्रू, भूला भाई देसाई, सब बड़े बड़े लोग गए हैं। और ये शहनवाज ढिल्लन, शाहनवाज को तो वो संसद में लेकर आए हाँ, बाद में। उसमें ये हो रहा है कि ये सब सैनिक जब वहां से छुड़ा लेंगे तो इनको नौकरियां कहाँ देंगे, कहाँ इनको भर्ती करेंगे, इनका कैसे इस्तेमाल करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे। और ये जो बातें हैं कि हम करेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई उसके बाद आप पत्राचार पढ़िए, सरदार पटेल सेलेक्टेड जो लेटर्स हैं पटेल वाले में आप देखेंगे, तो सबसे पहले इनका आता है सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, तो सरदार पटेल नेहरू जी को पत्र लिख के ये कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस की फैमिली से कोई भी रिश्ता रखने से शरद चंद्र बोस ने इनकार कर दिया है। अच्छा, इन्हीं शरद चंद्र बोस के नाती आजकल वो चंद्र कुमार बोस बंगाल में हैं, जो भाजपा के नेता, वो नेहरू और गांधी को गद्दार बताते हैं। ठीक है, जबकि उनके दादा ने ऑन रिकॉर्ड, सरदार पटेल का पत्र मैं कोट कर रहा हूँ, नेहरू को लिखा कि शरद चंद्र बोस ने उनसे कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया है, अब हमें उनके लिए कुछ करना है। फिर पटेल और नेहरू का पत्राचार हो रहा है और लोग उसमें शामिल हैं, और ये होता है कि एक सर्टेन फंड उनकी फैमिली को जर्मनी में भेज दिया जाए। फिर उसमें ये होता है कि पेंशन गुप्त रूप से वहां भेजी जाए, ताकि बात ज्यादा, एक सम्मान की बात भी है, और भी डिप्लोमेटिक जो इश्यूज रहे होंगे आई डोंट नो, लेकिन पटेल और नेहरू ने तय किया कि गुप्त रूप से वो पेंशन वहां जाती रहे। अभी जब मोदी सरकार ने ममता बनर्जी की मांग पे वो गुप्त दस्तावेज खोले, तो उसमें ये बात खुल के आ गई कि वो जासूसी नहीं हो रही थी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली की, वो और क्या पेंशन भेजी जा रही थी। हाँ, ये आरोप काफी लंबे वक्त तक लगता रहा कि वो पेंशन नेहरू भेज ने रहे थे। कहा, और यहाँ तक कि इसमें राधा कृष्णन को भी शामिल किया गया, कि वो गए थे सोवियत रूस और स्टालिन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साइबेरिया की जेल में रखा, और जहां पर उनकी मौत हुई, अब ये ताकि वो अच्छा, भारत न लौट सके। और उनकी पोती अनीता बोस का भी कई बार आप लोग इंटरव्यू सुनते रहते हैं। हाँ हाँ, अक्सर तो क्या कहती हैं? तो जो मेन किरदार है उन्हें साइड करके लोग, इसे असल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है, वेल एस्टेब्लिश्ड फिनोमेना है। अनीता ने बिल्कुल हाल में कहा कि सुभाष के गांधी से जैसे संबंध थे वो आप अभी सोच भी मुझे नहीं याद है सकते, मतलब बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, तो पॉजिटिव था। भाई उन्हें तो कोई चुनाव, भाई जिन्हें हिंदुत्व की राजनीति करनी है या चुनाव लड़ने हैं या झूठ फैलाने हैं, जिनके विचारधारा के लिए नेहरू खतरा है, वो नेहरू पे लांछन लगाएंगे। अनीता बोस जी को क्या लेना देना, वो तो सच ही बोलेंगी, इतने बड़े आदमी की बेटी है। भाई सुभाष चंद्र बोस की कोई कल्पना है उनकी बहादुरी की, उनकी देशभक्ति की? नहीं, डेफिनेटली, और वो तो है। बल्कि और मैं थोड़ा सुभाष चंद्र बोस का जोड़ूं कि ये जो आज हमारा राष्ट्रगान है, ये ओरिजिनली वो राष्ट्रगान नहीं है जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा, वो बांग्लामय था। उसका हिंदी उर्दूकरण सुभाष चंद्र बोस ने किया, आजाद हिंद फौज के लिए कोई शब्द बदले, कैप्टन राम सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने, और इसे आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान बनाया। और ये जय हिंद का नारा जो हमारे आज प्रधानमंत्री लोग लगाते हैं, लाल कृष्ण लगाया जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है, जिस नारे को हूबहू नेहरू ने जय हिंद का नारा
लाल किले से दिया, तो सुभाष चंद्र बोस को जोड़ा। राष्ट्रगान पहली बार यूएन में भारत का रिप्रेजेंटेशन होना था और कोई उसका ऑथेंटिक या जिसे कहते हैं आधिकारिक वो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। तो एक उस समय का जो रिकॉर्ड रहा होगा, तो आईएनए में जो राष्ट्रगान बजता था वो जाके वहां बजाया गया। फिर वो वहां से भारत सरकार ने वहां से यूएन से ये मंगाया कि भाई हमें तो कौन सा बजा है। तो जो सुभाष चंद्र बोस का बजाया हुआ राष्ट्रगान था, उसी को थोड़ा बहुत उसकी धुन को और हेर फेर करके हमने अपना राष्ट्रगान बनाया। तो ये राष्ट्रगान भी जो आज हम गा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी देन है। तो अगर कोई बैर भाव होते, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल के बीच कम से कम 15 साल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चला है, बड़ा भारी मुकदमा चला है। अच्छा, तो इसमें हम ये कह दें कि साहब पटेल और सुभाष चंद्र बोस दुश्मन थे, भाई वो एक विवाद हो गया, अलग है, लेकिन पॉलिटिकल रिश्ते अलग है, इंसानी रिश्ते अलग है। तो ये लोग बहुत बड़े थे, असल में हम लोगों की निगाह छोटी है। अच्छा, अब 2 सवाल, और दोनों इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि लिसनर्स ने भेजे हैं और ये शायद तथ्यों से ज्यादा आपके विचार इसमें सामने आएंगे। एक तो सवाल ये है कि 47 से 64 तक भारत के आम चुनाव में नेहरू छाए रहे। उन चुनावों में मुद्दे क्या थे? क्योंकि कई बार लगता है कि मुद्दे तो रहे होंगे, लेकिन वो नेहरू के चेहरे के सामने शायद वो छोटे पड़ गए हों। ये शिवम का सवाल है। उनका कहना है कि नेहरू जब तक थे तब तक भारत के मुद्दे शायद उस तरह से बड़े हो ही नहीं सके, क्योंकि नेहरू का कद बहुत बड़ा था। तो क्या ये वजह भी रही कि नेहरू बार बार सत्ता में लौटते रहे, जबकि देश गरीब भी था, करप्ट भी था, सांप्रदायिकता भी थी? नहीं भाई, अब गरीब का तो ये है कि जिस देश पे 200 साल की गुलामी रही हो, जिसकी एक एक चीज नोच ली गई हो, ले जाई गई हो, उसका गरीब होना तो स्वाभाविक ही है। अब सवाल ये है कि उसकी गरीबी में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, वहां कोई तरक्की हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि भाई नेहरू जब सन 47 में प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठते हैं तो देश का इरिगेशन का रकबा कितना था, और जब वो वहां से हटते हैं कुर्सी से तो इरिगेशन कितनी हो गई। लोगों की औसत आयु सन 47 में कितनी थी, सन 64 में कितनी हो गई। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां 47 में कितनी होती थी, 64 में वो कहां तक आई। 47 के पहले बड़े बड़े अकाल पड़ते थे जिसमें लाखों लाखों लोग मरे। 47 से 64 के बीच में क्या कोई उस वॉल्यूम का कोई अकाल पड़ा? इन सब चीजों से होगा, ये मुद्दे हुए। दूसरा कि जब नेता का कद इतना बड़ा हो जाता है जिसको लोग खुदा की तरह पूज रहे हो, तो उसके तो मैं नहीं कहता कि मुद्दों पर नेहरू जीते होंगे या मुद्दों पर उन्होंने बहुत काम किया होगा, लेकिन जो आदमी 10 साल जेल में रहा, जो खुद कह रहा है कि तुम्हें सीजर नहीं बनना है सन 37 में, और बल्कि पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति का मुझे बयान याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये नेहरू के जीते जी कश्मीर मुद्दा सुलझ सकता था, क्योंकि यहाँ मेरा पूरा कब्जा है पाकिस्तान की सरकार पे, और नेहरू जी की पॉपुलैरिटी का आलम तो ये है कि अगर वो कोई मर्डर भी कर दें हिंदुस्तान में तो लोग वाह वाह कहेंगे। तो उनकी वो लार्जर देन लाइफ तो वो हो ही गए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी में तो निश्चित तौर पर वोट मिला होगा। ठीक है। और आखिरी सवाल ये है आशुतोष का कि हाल ही में एक बड़े नेता ने कहा था बिहार के कि नेहरू की शिक्षा पॉलिसी के कारण बेरोजगारी है आज भी, क्योंकि हमने उस वक्त स्किल्ड मैन पावर खड़ा नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा आपसी से पूछूंगा कि क्या थी एजुकेशन पॉलिसी नेहरू की? नहीं, पहले तो स्किल्ड मैन पावर की परिभाषा क्या होती है, मैं तो ये जानने में परेशान हो जाता हूँ। एक आदमी IITM बना रहा है, एक आदमी मेडिकल इंस्टीट्यूट टॉप क्लास के खोल रहा है, वैक्सीनेशन में देश को आगे ले जा रहा है, एग्रीकल्चर में तमाम टेक्नोलॉजी ला रहा है, पूसा खोल रहा है, सारे तो तुम्हारे जितने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के इसरो बना रहा है। तो ये सब बना रहा है, तो वो और कैसा स्किल डेवलपमेंट होता है, ये मेरी समझ से परे है। नहीं, ये बना तो दिए, यहाँ तो लोग नौकरी करेंगे, लेकिन क्या उन्होंने उस तरह के कॉलेजेस या संस्थान बनाए जहां पर पढ़ लिख कर लोग जो है समझ भी सके चीजों को? IIT में अगर आदमी पढ़ रहा है, और आज भी IIT बेस्ट इंस्टीट्यूट है, IIM बन रहा है और आज भी IIM बेस्ट है, एम्स बन रहा है और आज भी एम्स बेस्ट है। तो जो आदमी 70 साल पहले बना गया वो आज भी बेस्ट ही है, उसके आगे कुछ नहीं बना। वहां से निकला डॉक्टर क्या करता है? सतरानी कथा तो पढ़ता नहीं, डॉक्टर इलाज ही करता है। IIT से निकला इंजीनियर, इंजीनियरिंग का काम ही करता है। सेल और गेल का लोहा दुनिया को बनाने का काम ही आता है। तो अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या परिदृश्य, क्या सोच है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट।
इतना लंबा समय आपने हमें दिया इस पॉडकास्ट को बनाने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी अफवाहें थी जो मैंने आपके सामने रखी, आपने पूरी कोशिश की जवाब देने की। अब मुझे मालूम नहीं, देखिए, कि आपकी दलीलों से कौन जो है सहमत होगा, नहीं कौन नहीं, असहमत होगा। उसमें सहमति का कोई मतलब सवाल नहीं है। एक मैं एक बात और जोड़ दूं, चूंकि यहाँ तक आया, हम्म। मुझे वो भाषण याद आ रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर, जो पहला आईआईटी आईआईटी था था। देश का, उसके दीक्षांत समारोह का जो भाषण है, उसमें बहुत सी उन्होंने बातें कही, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आदमी बड़ा नहीं होता है, काम बड़ा होता है। जब छोटा आदमी भी बड़े काम से जुड़ जाता है तो उसके ऊपर बड़प्पन की छींटे आ जाते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। दूसरा, वो उनसे कहते हैं इंजीनियर से कि आप लोग पढ़ गए हो और यहाँ से आपको नौकरी तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अभी आपके डायरेक्टर मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोगों को रोजगार का क्या होगा। तो बोले, कोई आदमी इतना बड़ा मूर्ख है कि इतना बड़ा संस्थान बना दे और लड़कों को फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए नौकरी के लिए छोड़ दे। अरे यहाँ से तो आपको नौकरियां मिलेंगी, बड़े बड़े काम आपका इंतजार कर रहे हैं। और यही नहीं, हमारे जो अफ्रीका के मुल्क हैं और जो हमारे बाद आजाद हुए हैं, हमसे पिछड़े हुए हैं, हमारे भाई, उन्हें भी आगे ले जाना, उनकी मदद करने भी आपको जाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि इससे आप नौकरी कर लोगे और पैसा कमाओगे और बाल बच्चों को पाल लोगे, शादी कर लोगे, तो फिर आपको जिंदगी, आपको मुबारक हो। ऐसी जिंदगियां तो बहुत होती हैं, वो मुल्क के किसी काम की नहीं होती। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं इस मुल्क को बनाऊंगा और इसके लिए कोई काम करूंगा और पैशन से काम करूंगा, तब तो आपका यहाँ पढ़ने की सार्थकता है। ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो भाखड़ा नंगल बांध के जो पत्थर लगाना था, वहां नेहरू ने पूछा वहां के इंजीनियर से, लोगों से, कि भाई इसके पत्थर पे क्या लिखेंगे। तो लोगों ने तमाम बातें कही। नेहरू ने कहा, नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना। कि नेहरू ने उद्घाटन किया, और ये इसमें लिखो कि ये भारत की, हिंदुस्तान की वर्तमान पीढ़ी की ओर से आने वाली नस्लों के लिए तोहफा है। अन्य बांधों के जब कार्यक्रम में वो जाते थे तो उसमें वो पूछते थे, एक उन्होंने आपके झारखंड का बहुत बड़ा बांध है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहां उन्होंने इंजीनियर से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। उसने साहब बांध बना रहे हैं। बोले, और क्या कर रहे हो। राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने कहा कि ये बात जो तुम्हें समझ में आ रही है, तुमने एक काम करने वाली मजदूर को बताई है कि नहीं। तो इंजीनियर बड़ा संकोच में आया, बोला, नहीं बताई। नेहरू उतर के उस मजदूरनी के पास गए, उस महिला की तगाड़ी मिट्टी की थी नीचे रखवाई, उससे पूछा कि बहन तुम क्या करती हो। उसने कहा कि मैं यहाँ से वहां मिट्टी रखती हूँ। नेहरू उससे कह रहे हैं कि नहीं बहन, तुम सिर्फ मिट्टी नहीं रख रही हो, मिट्टी तो तुम रख रही हो, तुम्हें 2 रुपए मिल रहे हैं इसके लिए, लेकिन तुम भारत बना रही हो। ये तुम बांध बनाओगी, इससे हमारे खेत सींचे जाएंगे, इससे पीढ़ियां और नस्लें पनपेंगी। तो तुम सिर्फ 2 रुपए के लिए काम नहीं कर रही हो, तुम हिंदुस्तान बना रही हो, तुम भारत माता हो। ऐसा कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, मैं कहूँ डीएम और एसपी नहीं कहते आज तक किसी से। ये नेहरू ने कहा है, जो स्किल डेवलपमेंट की लोग बात कर रहे हैं। और फिक्की में उन्होंने एक भाषण दिया था मिश्रित अर्थव्यवस्था पे। तो साफ साफ कहते हैं कि हमारे साथ करोड़ों लोग बेरोजगार हैं और हमारे पास असंख्य काम बिखरे पड़े हैं। इन करोड़ों बेरोजगारों को इन असंख्य कामों में लगा के रोजगार पैदा करना और राष्ट्र निर्माण करना, यही मेरी अर्थव्यवस्था है। और आज जो लोग पूछ रहे हैं, आज का मध्यम वर्ग कहाँ से पैदा हुआ है। अगर नेहरू के जमाने की वो सरकारी नौकरियां नहीं होती और उनसे एक इज्जतदार नौकरी लोगों को नहीं मिली होती और कायदे की तनख्वाहें नहीं मिली होती, तो ये मिडिल क्लास इस हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं होता, जो आज पूंजीवाद की गाड़ी को अपने कंधे पे लाद रहा है और नेहरू को गालियां दे रहा है। उसी के बच्चे प्राइवेट नौकरियों में। आज ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में वही लड़के लड़कियां हैं जिनके माँ बाप ने एक जमाने में सरकारी नौकरी की। अगर वो सरकारी नौकरियां नहीं आई होती तो लोग वही 2 बीघा जमीन और 1.25 सेर गेहूं टाइप की स्थितियों में रहते और सेठों के यहाँ बधुआ मजदूर की तरह काम करते रहते। मिनिमम वेजेस इंश्योर की, डीए लगवाए, सब चीजें हुई। तो क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि हमें जीडीपी के लिए बढ़ा देनी या हमें विकास दर दिखा देनी। आदमी गरीबी से उठ जाए, वो चलने फिरने लगे, क्योंकि यही आजादी है, ये वो बार बार कहते थे। उस आदमी को कल्याणकारी राज्य में हर आदमी का कल्याण हो सके, उसे इसमें बराबरी की हिस्सेदारी मिल सके, इसके लिए वो मुनाफे अच्छी तनख्वाहों के रूप में बांटे गए। आप किसी बनिया से पूछिए, किसी सीट से पूछिए, वो कहेगा ये आदमी 20,000 का है तो 5,000 में ही मिल सकता है। तो ये लाभकारी व्यापारी की सोच है। लेकिन कल्याणकारी राज्य ये कहेगा कि ये आदमी 20,000 से कम में पेट नहीं पाल सकता, तो कम से कम 20,000 रुपए से तनख्वाह दो। अगर ये नेहरू ने गलत सोचा तो निश्चित तौर पर गलत होगा। क्या कोई आदमी कल्पना अपने लिए करता है ये, नहीं मुझे सबसे कम पैसे की नौकरी मिले, मेरा शोषण किया जाए। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात आपने कही, तो मुझे कुछ बातें लगी कि जोड़ दूं। और एक बात और मैं आखिरी में जोड़ दूं। एक उन्होंने लाल किले में के भाषण में एक पंक्ति इस्तेमाल की थी, अब उन्होंने किसी शायर की या अपनी की, ये मुझे नहीं पता।
इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। ये पूरी फिलॉसफी और पूरा एक्शन नेहरू का आप देखोगे सार्वजनिक जीवन का, तो इसी लाइन में समाहित है कि इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। तो आज जो लोग सवाल कर रहे हैं, अगर मान लो नेहरू गिर ही पड़े थे, उन्हें भूल जाए, आप उठो, उठ के चलो और आगे बढ़ो। उनकी गलतियां रह गई, अधूरे काम रह गए, उन्हें पूरा करो। सही बात है। ये इंसान का फर्ज है कि अगर हमारे पुरखों से कोई गलती हो गई हो तो हम उससे जो है अनुभव लें और फिर उसके आगे काम करें। जो आपने कहा कि हमें तो इतिहास यही बताता है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते, तो इस बार बिल्कुल बर्नार्ड शॉ ने कहा, तो इस बार नई नजीर जो है स्थापित करें, इतिहास से सीखें, अगर कोई गलती हुई तो गलती ना दोहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई। बहुत थैंक यू, आपने बहुत मौका दिया बात करने का। थैंक यू। तो ये पीयूष बबेले थे जिनसे हमने बात की, और मुझे उम्मीद है कि कई अफवाहों, कई परसेप्शन, कई भ्रमों को उन्होंने दूर किया होगा। और पढ़ाकू नितिन में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे। आप यदि हमें कुछ सुझाना चाहें तो radio@aajtak.com पर लिख भेजिए, या 9953323303 यहाँ बता दीजिएगा। और पढ़ाकू पार्टी हमारा टेलीग्राम चैनल भी तो है, उस पर आइएगा, उसे ज्वाइन कीजिएगा। ढेर सारी बातें हम वहाँ करते हैं, सवाल जवाब होते हैं, बहुत सारे पोल्स करते हैं, तो उसे ज्वाइन कीजिए और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। और अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।